तो फाइनली आप लोगों के बीच में अगला क्लास लेके आ चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर अभी पहला जो टॉपिक है भाई आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग और होम रूल लीग आंदोलन, नाम से ही पता चल रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आगे जो बढ़ने वाले हैं हम लोग यहीं से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन अखिल भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो है संस्थापक नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे संस्थापक पूछा है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन गलत लोग कर देते हैं। आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। आप शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, एम ए जिन्ना लिखा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना वो नहीं था, बाद में लेकिन इसमें आगे जुड़ गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क जो है, ये सब का सब जो इसके संस्थापक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं चीजों को फास्ट में। दोबारा कराओ, वीडियो स्लो लग रहा है, आप क्या करिए 1.5 या फिर 2x करके देख सकते हैं। आपके सामने ये सारी सुविधा अवेलेबल है। करेक्ट मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, उसका अगले व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं बकार उल मुल्क। उसके बाद अगले व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं मोहसिन उल मुल्क के द्वारा कब, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसकी स्थापना के बाद जो है कब, तो 1940 में इसकी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किया है, यहाँ पे लोग क्वेश्चन भी क्लियर कर बैठते नहीं करना है। तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, इज राइट आंसर, है ना। इसके पीछे का भी कहानी थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुस्लिम लीग ने जो है मार्च 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी। और मोहम्मद इकबाल की मैं बात करूँ तो इन्होंने 1930 में दो राष्ट्र के सिद्धांत दिया था। परंतु सबसे पहले जो है आपको ये नाम अभी आपने देखा, सर सैयद अहमद खान ने कब, तो 1888 में मेरठ में एक संबोधन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र की बात कही थी। तो आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में जो है किसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी कितने जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने कितने भाग लिया था, आंसर क्या होगा, 20 राइट आंसर, 33। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, देखना जरूरी है और सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जो है, ये डेट ध्यान रखिएगा, मैं हालांकि पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे कांग्रेस के, आपको पता होना चाहिए, ए ओम, जिन्होंने कलकत्ता के जो है वोमेश चंद्र बनर्जी को जो है अध्यक्ष किया था। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1886 कोलकाता में, और दूसरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने जो है दूसरा अधिवेशन में हिस्सा लिया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने जो है अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर होगा इज राइट आंसर, 1925। आइए देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की जो है स्थापना 30 दिसंबर 1806 को ढाका में किसके द्वारा, आगा खां सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में होता है, जिसका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ। और मुस्लिम लीग का जो है वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 से आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके योगदान जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की जो है स्थापना नहीं था, है ना। तो देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में जो है, यह स्थापना है, माफी चाहता हूं, मैं नहीं था। तो आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, और टी एस ऑलकट हो जाएगा राइट आंसर। बाकी आप बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम जो है यहाँ पे सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब का योगदान रहा है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो भाई होता यह है कि एनी बेसेंट ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल लीग चलाने का प्रस्ताव किया। बाल गंगाधर तिलक में बात करूँ तो इन्होंने 28 अप्रैल 1916 में बेलगांव का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टी एस अल्कॉट, होम रखिएगा इस लाइन को, टी एस अल्कॉट जो है होम रूल लीग स्थापना से संबंधित नहीं है, बल्कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, होम रूल लीग जो था बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो है एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था। क्यों द्योतक मतलब होता है कि इन चीजों को प्रकाशन में लाना, प्रकाश करना, उजागर करना, है ना। तो द्योतक मत समझिए, द्योतक है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इज राइट आंसर। देखो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ये हो जाएगा आंसर। इसके बारे में समझ लीजिए। होता यह है होम रूल लीग आंदोलन, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को जो है प्राप्त किया जाए। इसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट तिलक ने जो है स्वशासन प्राप्ति हेतु, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को जो है बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। और इसके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, बाजार तक जो है फैला हुआ था। लेकिन ये मुंबई में नहीं फैला हुआ था, जो तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन का जो प्रचार किया गया था वहाँ पे नहीं हुआ था। दंड के प्रश्न पूछे जाते हैं। तिलक ने जो है मई 1917 में नासिक में लीग की जो है यहाँ पे वर्षगांठ मनाई। भारत आगर एनी बेसेंट ने जो है साप्ताहिक पत्र, जिनका नाम था कॉमनवेल्थ का जो है 2 जनवरी 1914 से जो है, तथा दैनिक पत्र जो कि न्यू इंडिया का जो है यहाँ पे देख सकते हैं 14 जुलाई 1914 को प्रकाशन प्रारंभ किया। और जिसमें न्यू इंडिया का जो है प्रमुख योगदान रहा है। और इन पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने भारतीय स्वतंत्रता एवं राजनीति भावना को जो है क्या किया भाई, जागृत किया, उजागर किया। और इन्होंने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट तथा जॉर्ज अरुंडेल को जो है लीग का सचिव बनाया, है ना, होम रूल लीग का सचिव बनाया। और अडियार मद्रास में जो है लीग का मुख्यालय, होम रूल लीग का मुख्यालय बनाया गया। एनी बेसेंट का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार पूछने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित जो है किस वर्ष किया गया था, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। ये तिथि सबको पता है 22 मार्च का तिथि है ना, तो आंसर हो जाएगा 1940। होता यह है कि मुस्लिम लीग ने जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना 22 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने जो है अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इस मांग पर अटल रहेंगे जब तक पाकिस्तान के निर्माण की जो है मांग जो है पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम जो है कैम्ब्रिज विद्यालय के, मतलब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जिसका नाम था रहमत अली के मस्तिष्क का उपज था या फिर उसके मन में आया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृढ़ आंदोलन से ग्रहण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा भाई ए इज द राइट आंसर, आयरलैंड। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो होता यह है होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए थे। तिलक और एनी बेसेंट ने जो है स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके द्वारा आयरलैंड का उदाहरण उनके सामने था। और बंगाल मतलब बाल गंगाधर तिलक
ने अप्रैल 1916 तथा एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में होम रूल लीग की अलग अलग क्षेत्रों में स्थापना करता है, जो कि मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो क्षेत्र में स्थापना किया था बता दिया। इनमें से किसने तिलक को जो है भारतीय असंतोष का जनक कहा था? वैलेंटाइन रूल का नाम जरूर सुना होगा। डी इज द राइट आंसर। क्यों कह रहा है जरा देखिएगा। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं जो है इंडियन अनरेस्ट के जो है लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जो है जन्मदाता कहा है। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? नाम आपने जरूर सुना होगा ये, तो आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये देख लेते हैं इसके बारे में और कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने यह कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने जो है स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज का समर्थन किया। और मैं आपको बता दूं बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बिलगांव मतलब कि पूना में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में ही है, तो होम रूल लीग की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर नवाब अलीमुल्ला खां। आपने देखा होगा अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन किया था, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो होता यह है कि यहाँ पे एच आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक जो है दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से कब 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय की अनुरोध किया, अनुरोध किया कि भाई प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। और मिंटो ने इनकी जो है मांगों को पूर्णतः समर्थन किया और जिसके फलस्वरूप होगा क्या, मुस्लिम नेताओं ने जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, यहाँ पे ये डेट अभी आपको पहले देखे थे 30 दिसंबर 1906 को ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कर देता है। ध्यान रखिए। अच्छा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के जो है पक्ष में जो है अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो भाई दोबारा कह रहा हूँ, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। तो भाई होता यह है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है प्रोत्साहन व होम रूल लीग को बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो है अंग्रेज ने तिलक पर जो है क्या, तो राजद्रोह का मुकदमा चलाया। तिलक की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की और तिलक ने जो है गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का शुरू भी किया था, जो कि लोग इकट्ठा हो सके और सपोर्ट कर सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर हो जाएगा 1913। दी इज द राइट आंसर। होता यह है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में जो है एक राजनीतिक पार्टी थी और इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश 1906 में हुई थी। ढाका बांग्लादेश में आपको पता होना चाहिए। और इस पार्टी ने जो है स्वशासन का उद्देश्य को कहां पे, तो 1913 में स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये टॉपिक आप देखिए, चैप्टर का नाम है क्रांतिकारी गतिविधियां और इसके सारे क्वेश्चंस को आइए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो भाई यहाँ पे जो है ना आपको रामप्रसाद बिस्मिल भी दिख रहा होगा, सचिंद्रनाथ सन्याल भी दिख रहा होगा ना, तो एक अधिक आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर एक और ऑप्शन होना चाहिए, ई होना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में किया गया। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल आदि जो है ने कानपुर में की थी। और सितंबर 1928 को जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन करा है कि 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, कहां पे, तो इलाहाबाद में। सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं भाई, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो होता यह है कि 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड पार्क, जो कि आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है ना, तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। इसका जन्म जो है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में होता है और इसका वास्तविक नाम था चंद्रशेखर तिवारी। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अदालत में मजिस्ट्रेट से पूछने पर इन्होंने अपना जो नाम बताया चंद्रशेखर तिवारी, वो चंद्रशेखर आजाद बताता है ना, तभी से उसका जो उपनाम हो गया आजाद हो गया, ठीक है। और इनका नाम जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी, ट्रेन डकैती, असेंबली बम विस्फोट और सैंडर्स की हत्या जैसे हिंसक कृत्यों से जो है यहाँ पे शामिल था, आपको पता होना चाहिए। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु किस तारीख को जो है तीनों व्यक्ति को फांसी की सजा जो है सुनाई गई थी, आपको पता होना, सॉरी फांसी दी गई थी, ये पूछ रहा है। एक डेट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो 23 मार्च 1931। आइए देख लेते हैं। सन 1928 में एक पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस षड्यंत्र में जो है तीनों क्रांतिकारियों कौन कौन सा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा सुनाई। तीनों क्रांतिकारियों को जो है आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सरदार उधम सिंह ने जो है किसे मारा था? अब यहाँ पे ना क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सी आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, सरदार उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम जो है मोहम्मद सिंह, इस नाम को ध्यान रखिएगा, राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में जो है 1919 में के जो है विरोध प्रदर्शन के जो है कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें यहाँ पे विवाद लिखा हुआ है, मतलब कि बहुत बड़ा भीड़ था, उसको कुचलने में भाई मेन संचालन का काम जो है ये माइकल ओ डायर ने किया था, ठीक है। जिसके प्रतिक्रिया होता है क्या, उधम सिंह ने जो है ब्रिटेन जाकर जनरल ओ डायर को हत्या कर दी और इनके लिए जाहिर सी बात है जनरल ओ डायर, सॉरी उधम सिंह को जो है 1940 में फांसी की सजा भी दी गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा डी सूर्यसेन। ये देख लेते हैं भाई, देखो चटगांव शस्त्रागार ढाबे बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित है उससे। सूर्यसेन ने जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी लाइन को समझिएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईआर कहते हैं, इसकी स्थापना की थी और इसके नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने जो है 18 अप्रैल 1930 के चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर जो यहाँ पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन और जाहिर सी बात है आप सभी लोग आंसर भी दिए होंगे, बी हो जाएगा गदर पार्टी के क्रांतिकारी। होता यह है कि मुख्य खालसा दीवान की गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को जो है गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था और उस समय स्वर्ण मंदिर के जो है यहाँ पे ग्रंथियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए गदर आंदोलनकारियों को खिलाफत हुकूमत जारी किया, खिलाफत जो है
हुक्मनामा जारी किया और उन्हें जो है विधर्मी घोषित किया था। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो ये आप सबको पता है 1920 में नहीं बल्कि 1922 में हुआ था। ठीक है, तो यही जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी सब जो है गांधी जी दांडी यात्रा 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में, तो ये गलत था। पहला वाला चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। ये देख लेते हैं भाई। चोरा चोरी कांड जो है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जो है चोरी चोरा नामक गांव में हुआ था और ये यूपी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चोरा चोरी गांव। और गांधी जी की दांडी यात्रा आप सबको मैं बता ही चुका हूं अभी कुछ देर पहले ना। तो गांधी जी ने जो है 78 समर्थकों के साथ ये 1930 में 12 मार्च 1930 को जो साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत करके और 4 अप्रैल 1930 तक 30 को जो यहाँ पे दांडी पहुंचकर वहाँ नमक बनाकर जो है नमक कानून को तोड़ा था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, इनमें कौन जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? बोला जाए कि नहीं थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी सुखदेव। बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां ये भी था, रोशन सिंह, ये तीनों व्यक्ति थे। बाकी ये सुखदेव जो है नहीं थे। आइए देख लेते हैं। देखो भाई, सुखदेव का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से है। यहाँ पे चोरा चोरी ये कौन सा था? ये ट्रेन डकैती। पर यहाँ पे सुखदेव का, यहाँ पे जो लिखा है सुखदेव का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से न होकर जो है लाहौर षड्यंत्र से था। आपको पता होना चाहिए, जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु यहाँ पे 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा उनको सुनाया गया था, फांसी दिया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, आसिफुल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी सहित जो है 10 क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड नामक नाम जो है का नाम परिवर्तित करके अब जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन करा कि फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, तो कह रहा है कि इसकी हत्या किसने किया था? तो इसकी हत्या जो है यहाँ पे बैकुंठ शुक्ला के द्वारा किया गया था। आइए देख लेते हैं। देखो भाई, होता यह है कि स्वाधीनता आंदोलन के जो है अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मुख भरी कर जो है मतलब सरकारी गवाह वो बना था और फांसी दिलवाने वाले फणींद्रनाथ घोष की हत्या यहाँ पे शहीद बैकुंठ शुक्ला ने की और जिसके कारण उन्हें फांसी दे दिया गया था, शहीद बैकुंठ शुक्ला को, है ना। अगला प्रश्न, कोमिला की 2 स्कूली लड़कियों और शांति घोष, जिनका नाम था शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हुआ था। हालांकि 1931 की घटना है, दिसंबर 1931 की, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो भाई 24 दिसंबर 1931 को कोमिला के 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जो है वहाँ के जिलाधिकारी, जिसका नाम यहाँ पे था बीजे स्टीवेंसन, की गोली मारकर हत्या यहाँ पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली यहाँ पे नवंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को, इस लाइन को समझिएगा, किस जगह पर जो है रोककर लूटा गया था? आंसर हो जाएगा बी काकोरी। देखो होता यह है कि रेलवे स्टेशन के लखनऊ सहारनपुर भाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर जो है डकैती डालकर सरकारी खजानों को जो है लूट लिया और इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा दी गई। इनमें से किसको जो है मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण जो है फांसी दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो आप सबको मैं बता दूं इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने कब? तो यहाँ पे 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस से बचने में जो है प्रफुल्ल चाकी क्या किया? तो आत्महत्या कर लेता है और खुदीराम बोस को पकड़कर यहाँ पे तिथि को ध्यान रखिएगा 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत क्रांतिकारी के जो है एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं ने किया था, इनमें से कौन से नेताओं ने किया था ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। देखो भाई, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभिनव भारत क्रांतिकारी के एक गुप्त जो है यहाँ पे संगठन का निर्माण 1904 में वीर सावरकर ने की। उस दौरान भारत के तत्कालिक अति आवेश राजनीतिक वातावरण में जो है सावरकर 1899 ईस्वी में जो है अपने मित्रों को एक छोटा सा समूह बनाया जो भारत की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित थे और इन्होंने गोपनीयता की शपथ ली और अपने संगठन को फ्रेंड्स यूनियन या मित्र मेला के नाम से पुकारने लगे और 1904 में यही समूह अभिनव भारत के नाम से भी जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने भारत की यहाँ पे तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो है कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पे श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा के बारे में बात हो रही है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैडम कामा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे स्टुटगार्ट है ना, स्टुटगार्ट सी इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। आइए देख लेते हैं। तो श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैडम कामा कहते हैं, तो भारतीय मूल की जो है महिला पार्सी नागरिक थी और इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में जो है भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था और इस सम्मेलन में इन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से जो है मुक्त कराने की अपील की थी। ठीक है, तो देख सकते हैं एक साहसी और कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध गीत जिसका नाम है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? ये भी प्रश्न है बहुत अच्छा। हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं ई होगा, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, प्रसिद्ध देशभक्ति कविता की ये लाइन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचनाकार जो है बिस्मिल अजीमाबादी है और आपको मैं बता दूं यह कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अच्छा प्रश्न, आंसर हो जाएगा ए, गद्दर आंदोलन के दौरान। होता यह है कि गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गद्दर पार्टी के संस्थापक जो है मैं बात करूँ या फिर अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे और इसी समय जर्मनी के समर्थन से जो है काबुल में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कहाँ पे? तो लंदन में। लंदन के बारे में बात हो रही है। आंसर हो जाएगा भाई साहब ये, यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं। तो होता यह है कि 9 जून 1906 को बीडी सावरकर लंदन के लिए प्रस्थान किया और लंदन पहुंचने के बाद बीडी सावरकर ने फ्री इंडियन सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया और इस संस्था का जो है कार्य उनके
द्वारा पूर्व से संचालित किए जा रहे भारत में जो है अभिनव भारत संस्था के लिए नए सदस्य की भर्ती के लिए जमीन तैयार करना, जिसकी यहाँ पे वजह से भाई क्या नाम था, परमानंद, लाला हरदयाल और मैडम बीकाजी कामा जैसे लोग सदस्य बने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि हरदयाल बाबा हरदयाल बाबा हरनाम सिंह और यहाँ पे टुंडीलाट बाबा सोहन सिंह भागना और गुरदीप सिंह जुड़े थे, कौन से संगठन से जुड़े हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और आप सबको मैं बता दूं ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ना। तो आंसर इसका जो है बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे, सी हो जाएगा, गदर पार्टी से, है ना, गदर आंदोलन से। होता ही है कि 1913 की घटना है और सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में पड़ता है, स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके प्रमुख नेता हरदयाल बाबा हरनाम सोहन सिंह भगना व गुरदीप सिंह इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, तो आंसर हो जाएगा बी, सन 1924 ईस्वी में। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होने के लिए सबसे पहले भारत की जो है क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए और इसके पुराने नेता क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सन्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों को कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। उद्देश्य आप लोग देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कौन से साल होता है? अभी आपने देखा 1913। देखिए ये होता क्या है भाई, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल अध्यक्ष सोहन सिंह थे और गदर पार्टी ने जो है युगांतर प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, की स्थापना कर पहले साप्ताहिक और बाद में मासिक पत्रिका गद्दर का प्रकाशन भी किया और यह पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती में हुआ करता था और इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विद्रोह की भावना पैदा करना था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1923 से 28 ईस्वी के काल में जो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की जो है यहाँ पे पुनरावृत्ति का कारण क्या था? आपके ऑप्शन में है और आप लोग बताइएगा भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। होता ये है भाई 1923 से 1928, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1923-28 के दौरान में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थान था। असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने युवकों को जो निराश कर दिया और उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक, देखो भाई ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, तो 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा, है ना। और आपने आंसर, ओहो क्या क्वेश्चन है भाई, में अलग अलग व्यक्ति है, सचिंद्रनाथ सन्याल थे, योगेश चटर्जी थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, है ना, तो अलग अलग यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद भी लास्ट में होता है ना, तो भगत सिंह, लेकिन सर इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको समझ लीजिए, देखो होता है अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जबकि 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। लंदन में जो है जनरल डायर को किसने गोली मारी? जनरल डायर को किसने गोली मारी थी लंदन में जाके? तो आंसर हो जाएगा भाई डी, उधम सिंह के द्वारा ऐसा काम किया गया था। देखिए लंदन में जनरल डायर की हत्या आपको मैं बता दूं यहाँ पे 13 मार्च 1940 में उधम सिंह ने की थी और उधम सिंह जो है गद्दर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाला था। 1919 में जलियांवाला बाग का नरसंहार जनरल ओ डायर ने किया था और उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जो है जनरल ओ डायर की हत्या की और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु गलती से कनेडी की पत्नी का हत्या हो गया था। और मदन लाल अगर ढिंगरा की बात करूं तो कर्नल वाइली की हत्या इन्होंने किया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? सबको पता है भगत सिंह। आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया और महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था, ध्यान रहे। और सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो बॉस ने जय हिंद दिल्ली चलो, है ना, सिंगापुर से, और तुम मुझे खून दो और तुम मुझे खून दो हम तुम्हें जो है आजादी दूंगा का नारा दिया था। कौन ये सबका नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का सभी। अगला प्रश्न अनुशीलन समिति थी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था, है ना, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अनुशीलन समिति के बारे में आपको मैं बता दूं, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना मिदनापुर में 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की, जबकि कलकत्ता में इसकी गठन कौन किया था? यहाँ पे पी मित्रा ने किया। और कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जो है जितेंद्र नाथ बनर्जी, बारिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध जो है क्रांतिकारी सदस्य यहाँ पे इसके बन गए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन करा कि मुजफ्फरपुर के किंग्स फूड्स की हत्या का प्रयास कब किया गया? डेट पूछा जा रहा है, तो डेट सबको पता है 1908 हो जाएगा। इज द राइट आंसर। होता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फूड्स की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 में प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने जो है पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? शेर ए पंजाब के नाम से तो लाला लाजपत राय को सबको जानते हैं, जो कि गरम दल के नेता थे, तो आंसर हो जाएगा सी। देखो भाई लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे और इन्हें शेर ए पंजाब के उपनाम से जाना जाता था और इन्होंने कांग्रेस के जो है 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में मुंबई में AM जोशी की थी, आपको मैं बता दूं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, यहाँ पे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मुंबई में जो है कौन किया था? तो ये किया था भाई NM जोशी और इसका पहला अधिवेशन 1920 मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे जो है मृत्युदंड दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न और ये कई बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आंसर होगा मदन लाल ढिंगरा। देखो भाई होता ये है, अभी आपने देखा कुछ पहले बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन
के क्रम में बंगाल में जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार होते हैं और इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार जिसका नाम था करजन वाली को गोली मारकर हत्या कर दी और ढींगरा को जो है यहाँ पे क्या क्या गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई थी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किसने किया था? अनुशीलन समिति की स्थापना पटना की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे ये प्रश्न। तो भाई मैं आपको बता दूं सचिंद्रनाथ सन्याल इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं भाई। सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित की और भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार होता है और युवाओं ने अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई और जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। और ढाका की मैं बात करूं तो अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यहाँ पे यदुनाथ सरकार ने बक्सर में ध्यान रखिएगा और युवा क्रांतिकारी को जो है प्रशिक्षण देने के भी यहाँ पे उपाय किए। और भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था का भी स्थापना किया था। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक बार जल्दी निकाल से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र कितना था? ये पूछ रहा है प्रश्न। मैं आपको बता दूं यह जो है 21 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा था, है ना। तो आंसर हो जाएगा 20 का 20 राइट आंसर। कैसे क्वेश्चन पूछता है देख रहे हैं भाई, थोड़ा सा कम इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो होता है कि भगत सिंह का जन्म और यहाँ पे जो होता है ये 28 सितंबर 1907 को हुआ और भगत सिंह ने जो असेंबली में बम कब, तो ये 8 अप्रैल 1929 को फेंका और अतः भगत सिंह का जो उम्र था 21 से थोड़ा सा ज्यादा था, 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बंगाल में मैं बात कर रहा हूँ बंगाल का, तो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे प्रथम, इसका नाम है मिश्रा, सॉरी मिश्रा नहीं मित्रा, प्रथम मित्रा इसका नाम था। क्या नाम भी यार, प्रथम नाथ मिश्रा होना चाहिए, नाथ होना चाहिए, प्रथम नाथ मिश्रा। पटना वाला अनुशीलन समिति का ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताया हूँ। सचिंद्रनाथ सन्याल। तो देखो अनुशीलन समिति का स्थापना प्रथम नाथ जो है मिश्रा और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। इस तरह जो है 1901 में ही अनुशीलन समिति का जन्म हो गया। प्रारंभ में इसका नाम भारत अनुशीलन समिति था। इसके अध्यक्ष प्रथमनाथ मित्रा तथा उपाध्यक्ष चितरंजन दास और अरविंद घोष थे। बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से कोलकाता में 1907 में जो है अनुशीलन समिति का गठन किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे बढ़ जाते भाई। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, भाई क्या था? 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो यह जो है अभी मैं आपको पता नहीं क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध एक गुप्त संगठन था, है ना, अभिनव। देखिए विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही एक जो है गुप्त सभा अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गई और यह संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों से जो है संबंध एक गुप्त संगठन थी। अभिनव भारत की जो है शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई और इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो भीकाजी कामा का नाम आपने जरूर सुने होंगे, अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया हूं। तो मैडम भीकाजी रुस्तम के कामा ने जो है 1902 में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के जो है विभिन्न देशों एवं अमेरिका में जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रही। इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। मैडम कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक जो है दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक जो है उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर जो है भारतीय तिरंगा फहराया। और मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ये पूछ रहा है ये प्रश्न आपसे। आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्लाह खान को जो यहाँ पे दिया गया था। आइए देख लेते हैं ये प्रश्न जो ये आंसर हो जाएगा इसका। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था और 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्य ने जो है सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जो है 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नामक गांव में रोककर खाजा ने लूट लिया। और काकोरी कांड के तहत रामप्रसाद बिस्मिल जो कि गोरखपुर के थे और मतलब अशफाक उल्लाह खान जो कि फैजाबाद के थे और ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद के थे और राजेंद्र लहरी जो कि गोंडा के रहने वाले थे, उन्हें भाई यहाँ पे फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? और यहाँ पे जो अभी मैं बताया हूँ ये जो यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल का ये गोरखपुर के जेल में फांसी दिया गया था ना, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में, उसके बाद यहाँ पे ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद और राजेंद्र लाहौरी को गोंडा में जो है यहाँ पे फांसी दिया गया था। ठीक है, माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा सी, सन 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ। इसके संगठन में जो है बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR जो है आयंगकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? ये आप सबको पता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर। महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु जो है किसको मानते थे? तो यहाँ पे MG रानाडे को। आगे बढ़ जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान तिलक के नाम से जाने लगा कब से? ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यह 1896-97 में जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया और इसी दौरान जनता ने जो है लोकमान की उपाधि से उन्हें क्या किया भाई, विभूषित किया। भारतीय क्रांति की जो है जननी किसे कहा जाता है? जननी में बोल रहा हूं, ठीक है, इस शब्द को पकड़िएगा। तो आंसर हो जाएगा मैडम विकाजी रुस्तम कामा। अभी आप कुछ देर पहले इसके बारे में देखे थे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए देख लेते हैं इसका जो कंप्लीट एनालिसिस है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम विकाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और पहली बार वहां पर जो है भारत के राष्ट्रीय झंडे भी फहराए। अगला प्रश्न, मैडम पिकाजी ने जो है 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया? तो अभी वही हो जाएगा डी आंसर, स्टुटगार्ट हो जाएगा।
मैडम पिकाची कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथमतः तिरंगा ध्वज लहराया था और इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित किया तथा फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालकर जो है अपनी क्रांतिकारी भावनाओं पर जो है यहाँ पे मुखर अभिव्यक्ति प्रारंभ की। मुखर अभिव्यक्ति प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में 1908 ईस्वी में, दोबारा सुनिए, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई है ना। आइए देखते भाई, तो ये 1900 अच्छा कितने साल की जेल हुई है? 6 साल का हुआ था, ये पूछ रहा है। होता है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है 23 जुलाई 1919 नहीं बल्कि 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गांव है, चिखली में हुआ है। गांव में चिखली गांव में होता है और इनका उपनाम बाल एवं लोकमान्य था। बाल गंगाधर तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया और जिसकी वजह से उन्हें वर्मा मतलब कि म्यांमार स्थित मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए भेजा गया था। इन्होंने मराठा एवं केसरी नामक जो है 2 समाचार पत्र निकाले बाल गंगाधर तिलक, और इन दोनों समाचार पत्रों में इन्होंने अंग्रेजों के शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। ब्रिटिश शासक जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का पिता तथा भारतीय इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पितामह मानते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये तीनों टॉपिक आप देख सकते हैं अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और इसके सारे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन है इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस टैक्स को, किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। हालांकि इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों होगा इनमें से कोई नहीं? जरा देखिएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर को विरोध करने का विकल्प चुना था। तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं चौकीदारी कर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को जो है किसान से टैक्स मतलब कि कर एकत्र करने एवं गांव में चौकीदारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा जो है यहाँ पे दांडी सत्याग्रह, आप सबको मैं बता दूं, ये किया गया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया। और नमक सत्याग्रह भी जिसे हम लोग कहते हैं, ये बेसिक बातें इसमें जोड़ दिया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने, नगर में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको इसका आंसर देना है। प्रश्न अच्छा है तो आंसर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के देना है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीर ने भाग लिया था। बिल्कुल ये सही है, सही नहीं मतलब कि गलत है, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि आपको गलत ढूंढना था, है ना, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है केवल, यहाँ पे केवल, जैसे केवल शब्द लगेगा ना यार, वो वैसे आंसर को ना देख के थोड़ा सा हिस्ट्री के संदर्भ में तो कट कर देना, भाई गलत है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ उच्च जातियों ने अलग अलग वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं मद्रास की जो है जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के जो है चुनाव का बहिष्कार किया गया था। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दिया था। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों गलत था। तो आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जाति धर्म के लोगों के साथ ही आपको मैं बता दूं यहाँ पे क्या किया गया, भागीदारी लिया था, जिसमें धनी आदमी भी थे और मध्य वर्ग के लोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया और अध्यापक की मैं बात कर लूं और शिक्षक ने अपना इस्तीफा दे दिया, वकील ने अपना प्रैक्टिस भी छोड़ दिया था। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने करें 1922 में कौन सी घटना घटी थी? सबको पता है असहयोग आंदोलन इज द राइट आंसर। देखो भाई यहाँ पे होता क्या है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा, जो कि गोरखपुर में जो है जगह का नाम है, उग्रवीर ने एक पुलिस थाने को जो है जला दिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को जो महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण उन्होंने त्याग दिया था? नाइटहुड की उपाधि को। अच्छा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ऐसा किया था। जरा सा देख लीजिएगा। ये पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, आपको बताना चाहिए। लोकप्रिय नेता डॉक्टर जो है यहाँ पे सैफुल्लाह किचलू और डॉक्टर जो है सत्यपाल की गिरफ्तार के विरोध के कारण ये जलियांवाला बाग भीड़ जो है जमा हुई थी। और इस यहाँ पे इस निहत्थी भीड़ पर जो है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और इस भीषण नरसंहार में से जो है महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, क्षुब्ध होकर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और साथ ही महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि को यहाँ पे त्याग दिया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1919, इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो आप सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड या त्रासदी आप कर सकते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का एक प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग जो है हताहत हुए और मारे भी गए थे। आपको मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था, ये आंसर होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह। एक बार देख लीजिए, बिहार में चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में जो है आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था और यह सत्याग्रह जो है बगान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकटिया पद्धति के लिए किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। और उल्लेखनीय है कि खेरा सत्याग्रह 1918 में सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने जरूर सुना होगा। होता यह है कि 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है और इसके द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की भावना को जो है प्रदर्शन किया गया और इस दौरान सैकड़ों
और साथ में राजेंद्र प्रसाद, देशबंधु चित्तरंजन दास और सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल और मतलब कि सैफुद्दीन किचलू होना चाहिए, जैसे लोग इसमें शामिल थे। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो क्वेश्चन है मालाबार में भोपला, जिसे हम लोग मोपला विद्रोह भी कहते हैं, किसका परिणाम था? तो मैं आपको बता दूं यह विद्रोह जो है खिलाफत आंदोलन है ना। देखिए होता यह है कि केरल में मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता जिसका नाम है अली मुसलियार ने किया था और इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने भी किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन। देखो भाई, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने जो है यह तय किया कि जहां तक संभव हो हिंदी को जो है बतौर संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना, और ऐसा होता भी है, किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख सिद्धांत थे? तो भाई देखो, आपको ये क्वेश्चन अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं, तो आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे सत्यवादिता तो है ही, अहिंसा तो है ही, और यहाँ पे संयम नहीं होगा, यहाँ पे निडरता हो जाएगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में 3 प्रमुख सिद्धांतों को महत्वपूर्ण बताया। ध्यान रखिएगा, 3 महत्वपूर्ण इसका सिद्धांत था, सत्य, अहिंसा और कौन सा, जिसे हम लोग निर्भयता कर सकते हैं या फिर निडरता कर सकते हैं ना। तो ये तीनों को जो है महत्वपूर्ण ये सिद्धांत बताया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 1922 में जो है कौन सी घटना जो है यहाँ पे घटी थी? तो सबको पता है यहाँ पे चोरा चोरी घटना हो जाएगा, इसके बारे में समझ लीजिए एक बार ससरी निगाहों से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1922 में चोरा चोरी की घटना घटित हुई थी। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में जो है चोरा चोरी नामक स्थान पर किसानों ने एक जुलूस पर जो है गोली चलाए जाने के कारण यहाँ पे भीड़ ने थाने में आग लगा दिया, जिससे एक थानेदार और 23 सिपाही का जो यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। चोरा चोरी घटना के समय की मैं बात करूँ तो भारत का जो वाइसराय था ये लॉर्ड रेडिंग था और इसका टाइम पीरियड था 1921 से 25 था। थोड़ा सा कुछ अन्य आंदोलन को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। चोरा चोरी कांड 1922 में होता है और साइमन कमीशन भारत का में जो आगमन होता है 1928 में। ध्यान रखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। सी हो जाएगा आंसर। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को जो है परिवर्तनवादियों ने का जो है नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीआर दास कहते हैं हम लोग, और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और एम.आर. जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में की थी और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू को बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह गांधी जी द्वारा जो है प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था और यह आंदोलन वास्तव में किसान के द्वारा नील की खेती से संबंधित था और 19वीं सदी के जो है समाप्त होते होते जर्मनी के जो है रासायनिक रंगों ने बाजार में जो है नील का स्थान ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या? चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए थे और किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों को, मतलब गोरे का मतलब अंग्रेजी बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी कर की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया और किसान की इसी समस्या के लिए चंपारण में जो है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह जो है यहाँ पे आरंभ किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न ये कहता है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ये गया में हुआ था। इसके बारे में भी आप लोग एक बार देख लीजिए। होता यह है कि बिहार के गया जिले में जो है 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता सीआर दास ने किया था, चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। और सीआर दास ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मोतीलाल नेहरू यहाँ पे एनसी केलकर के जो है साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी को, है ना, इस लाइन को कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी 1923 नामक एक नया राजनीतिक संगठन का निर्माण किया था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या है भाई, तो धर्म के प्रतीक थे। आइए इसके बारे में समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि भाई उनकी जीत होगी क्योंकि लोगों का मानना था कि गांधी जी धर्म के प्रतीक और धर्म का ही जीत होती है ना। ये है, आपको मैं बता दूं। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 में के जो है असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा हो जाएगा, ये सब आपने पढ़ चुका है। तो राहुल संकृत्यायन की मैं बात करूँ, है ना, संकृत्यायन जिनका वास्तविक नाम जो है केदारनाथ पांडे था, वे प्रतिष्ठित विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल गए। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये बेसिक से क्वेश्चन है, तो बोला ना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया और इससे नाराज होकर भारतीय मुसलमान मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 में जो अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। और एक तिथि और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा माइंड पे, 10 अगस्त 1920 को संपन्न, है ना, सेफ्रेस की संधि से जो है तुर्की का विभाजन कर दिया गया था, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा किसने जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था? वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद जो कि यूपी में पड़ता है। गांधी जी ने 1920 में जो है खिलाफत कमेटी को जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफत असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का सलाह दी और 9 जून 1920 को जो है खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को जो है स्वीकार किया और गांधी जी को जो है आंदोलन की सुनवाई करने का अधिकार सौंपा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है आपको। तो भाई देखो, ये चारों सही हो जाएगा। चोरा चोरी कांड, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो, इसके बारे में आपको मैं बता दूं, लाला लाजपत राय जो है यहाँ पे
बात दोबारा सुनिए, करेक्ट। असहयोग आंदोलन की जो है स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम आपको इंगित करना है, तो आंसर ये हो जाएगा। हालांकि आपको आंसर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन पारित किया गया। बिल्कुल 1920 में नागपुर अधिवेशन में जो है इसे पूर्ण स्वीकृति मिली। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकल गया। अब देखो भाई, बिल्कुल ये सही है। और उस दौरान कुछ पुलिस वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह होता है कि जुलूस में जो है शामिल एक जो है एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। और होता यह कि पुलिस ने गोली चलाई, जिससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और होगा क्या भाई, थाने में आग लगा दी, जिसमें कहा जाता है 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे, है ना। और इस घटना की खबर जो है, इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। और इस आंदोलन में पहली बार जो है देश की जनता ने जो है इकट्ठी हुई थी। और इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की मैं बात कर लूँ तो सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, इसका अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी थे। देखो भाई, यहाँ पे होता क्या है, खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारत में शुरू हुआ। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और 21 नवंबर 1919 को जो है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की एक बैठक बुलाई गई। और इसके जो अध्यक्ष गांधी जी को बनाए गए थे। और गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान घोषणा की कि यह हिंदू और मुसलमान एकता का जो है परमित अवसर है और उन्हें खिलाफत दिवस को जो है जोरदार बनाने की अपील की इन्होंने, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न आपके सामने, अमृतसर की जो है जलियांवाला बाग भीड़ का जो है दमन हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये तो आप सबको पता है, 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया था। और सभा के दौरान जो है तत्कालिक सैन्य प्रशासन, जिसका नाम था यहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर जो है गोली चलाने के कारण भारी संख्या में लोग मारे गए थे। और इस घटना के विरोध स्वरूप जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, नाइटहुड की उपाधि, शंकरन नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है त्यागपत्र दे देता है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में कुछ देर पहले पढ़े थे ना, अभी मैं बताया था ना। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो भाई 1919 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन हेतु 1919 ईस्वी में जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट को जो है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर जो है बनाया गया था। और इस कानून द्वारा अंग्रेज सरकार को किसी भारतीय पर जो है बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। आपको मैं बता दूं, रॉलेट एक्ट का जो है वास्तविक नाम क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान भारत का वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर 1920 में हो जाएगा। तो भाई महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 होता है और पास हुआ। और वहीं पे असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय था कांग्रेस ने अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज लक्ष्य घोषित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 2 बहुत बड़े प्रसिद्ध नेता उस समय किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। मैं आपको बता दूं, और 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की जो है गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप जो है प्रदर्शन करने हेतु बड़ी संख्या में लोग जो है जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। परंतु तत्कालीन अंग्रेज यहाँ पे देख सकते हैं जनरल माइकल ओ डायर द्वारा बिना चेतावनी दिए गोली चलाने के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। और इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, शंकरन नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से जो है यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था। ये बेसिक बात आपने पहले पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो भाई इसलिए किया, गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, इसलिए किया। तो भाई होता ही है, महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ही खिलाफत आंदोलन का यहाँ पे समर्थन किया था महात्मा गांधी, है ना। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चोरा चोरी कांड, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास होता है। और असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को जो है नागपुर में 1920 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दिया गया था। होता यह है कि 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस न ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। यद्यपि समय सीमा पूरी होने से पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर जो है 4 फरवरी 1922 को पुलिस के 23 जवान को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। और इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे बढ़ जाते, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। होता यह है भाई, बिहार के सारण जनपद में जो है जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा का केवल 20 दिन ही बचे थे। अगला प्रश्न आपके सामने, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार की जो है राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। और उस प्रदेश का नाम बताइए, ये बोल रहा है। बिहार हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य में जो है पूरे बिहार राज्य में जो है में सरकार ने महान लोगों के नाम बताए जो शराब पीते थे, जैसे मूसा, सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर, गेलेस्टोन आदि। ये बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो आप सबको पता है भाई, ये हो जाएगा बी, रॉलेट सत्याग्रह।
आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी का सभी। होता ये है, भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव एवं राष्ट्रीय भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे 1917 में जो है सिडनी रॉलेट की जो है अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसके सुझाव पर जो है 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत जो है सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कारण इस कानून को बिना वकील बिना दलील का जो है ना कानून भी कहा गया है। रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व किया था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू ने किया। 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। और इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजन किया गया था 13 अप्रैल 1919 को, और जिस पर जो है जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाई गई है ना, गोली चलाई और हजारों सत्याग्रही जो है यहाँ पे शहीद हुए थे। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण पत्र जो है किसने भेजा? तो राजकुमार शुक्ल है ना, सबको बताइए। आइए देख लेते हैं। हालांकि इसका आंसर हाइड नहीं किया, कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी चीजों को रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन करने का टाइम है। देखो होता यह है, अंग्रेज बगान मालिकों ने जो है चंपारण के किसानों से एक करारा कर जो टैक्स था वो रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को उस अपने जो है कृषि जन्य क्षेत्र में 20 कट्ठे खेत में जो है 3 कट्ठा 20 कट्ठे खेत में, इस लाइन को समझिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठा भाग पर जो है नील की खेती करनी होती थी, जिसे 3 कट्टिया पद्धति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसान इस करारा को खत्म करना चाहते थे, और क्योंकि इससे उन्हें बहुत घाटा होता था किसान को, बगान मालिक इस करारा को खत्म करने के बदले भारी लगान की मांग करने लगे। भाई आप इतना लगान दो तब हम ये खत्म कर देंगे। फिर होता यह है कि 1916 में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों को जो है इस न्यायपूर्ण प्रक्रिया से मुक्त कराने के लिए, सॉरी अन्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं लिखा हुआ है, अन्यायपूर्ण प्रक्रिया में जो है मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया गांधी जी को। किसने? राजकुमार शुक्ल ने, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। और भारत में जो है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग जो है पहली घटना थी चंपारण सत्याग्रह, जो कि किया था सत्याग्रह का प्रयोग भारत में। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इस आंदोलन से जो है मजबूर होकर 1916 में एक आयोग का गठन, इस लाइन को समझिएगा, एक आयोग का गठन किया गया। आयोग की सलाह मानते हुए सरकार ने जो है 3 कट्टिया पद्धति को समाप्त घोषित कर दिया, और किसानों से वसूले गए धन को जो है भी 25% वापस जो है यहाँ पे कराया गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? आंसर हो जाएगा भाई ए, आपको पता होना चाहिए, बिहार चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीक का पहला प्रयोग जो है 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण की घटना 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुई थी। यहाँ नील की खेती का काम करने वाले किसानों पर जो है यूरोपीय बगान मालिक की मैं बात करूं तो बहुत अत्याचार करते थे, और इसी कारण जो है ये सब आपने दिखाया है, क्यों बताओ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को जो है बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की जो अनुमति दिया? तो आपने पता होगा रॉलेट एक्ट। देखो भाई यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट की मैं बात करूं तो के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के जो है द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। इसलिए जो है इस कानून को बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट में बात करूं तो भारतीय जनता को जो है यहाँ पे काला कानून करके, भारतीय जनता रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहकर जो है आलोचना की थी, क्योंकि यह जनता की स्वतंत्रता पर जो है प्रत्यक्ष यहाँ पे कुठाराघात था, है ना। आप देख सकते हैं गांधी जी ने इसके विरोध में जो है सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये क्वेश्चन रिपीट जो मल्टीपल टाइम हुआ है तो भाई आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में से किस व्यक्ति को जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आप सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। होता यह है कि जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। यहाँ पर जो उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से होता है, जिन्हें गांधी जी ने जो है अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और इसके प्रभाव में आकर गांधी जी ने जो है भारत की सक्रिय राजनीति में भी जोड़ दिया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, चोरी चोरा घटना कब घटित हुई थी? ये सबको पता है, 5 फरवरी 1922 को होता है। देखिए चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी नामक स्थान पर घटित हुई, जिसमें किसानों को जो है किसानों के एक जुलूस पर जो है गोली चलाने के कारण जो है यहाँ पे भीड़ ने उग्र हो जाता है, और यहाँ पे भीड़ ने उग्र होकर यहाँ पे थाने में आग लगा दी, जिसमें कहा जाता है कि एक थानेदार सहित जो है 23 सिपाही की मृत्यु हो जाता है। और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी जो है 22 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पे देखा जाए तो चोरी चोरा कांड की तिथि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4 फरवरी 1922। तो भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, आपको ये नहीं मानना जो मैं आपको बताया हूँ, वो आंसर टिक करिएगा, एग्जाम में वही रहता है अफसर में। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है विरोध किया। दोबारा से रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका जो लक्ष्य था, आंसर क्या होगा यहाँ पे, व्यक्ति स्वतंत्रता की यहाँ पे सीमित करना। आइए देख लेते हैं भाई, और उसके बारे में थोड़ा सा निगाहों से डाल लेते हैं कि भारत में जो है क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 8 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। और इस विधेयक में जो है की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार दिया गया कि वह जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करके उस पर जो है मुकदमा चला सकता है। साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए जो है जेल में भेजा जा सकता है। और इस एक्ट को जो है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया है, जिसे काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया था? तो आप सबको पता है यहाँ पे चोरा चोरी कांड है ना। चोरा चोरी कांड के बारे में किसको पता नहीं है? चोरा चोरी कांड की बात कर लूँ तो 4 फरवरी 1922 को हुआ, और 12 फरवरी को जो है बारदोली में जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यहाँ पे हिंसात्मक रुख अपना लेने के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास जो है यहाँ पे काकोरी गांव में एक जो है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया और रेल विभाग का खजाना लूट लिया। इस घटना की मैं बात करूँ तो इस घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है यह घटना, और ये मशहूर है इसी कारण से। और इसमें आसफ उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी को फांसी दे दी गई, और चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। तो जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। किया जाने में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिए जाने के विरोध में जो है यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को एक सार्वजनिक सभा का आयोजन होता है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जनरल डायर ने जो है बिना चेतावनी दिए जो है भीड़ पर गोली चलवा दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कुछ यहाँ पे दूसरा कहानी भी यहाँ पे दे दिया, जैसे काकोरी कांड के बारे में दे दिया, और जलियांवाला बाग के कांड में दे दिया, मुजफ्फरपुर कांड के बारे में आपने ऑलरेडी सुना है ना। ये जो नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया गया सबके बारे में बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। फरवरी 1922 में जो है पुलिस
चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चोरा चोरी कांड के स्वराज में, तो यूपी से संबंधित उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है ना उत्तर प्रदेश के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यही डेट दिया गया है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चोरी नामक जो है मतलब चोरी चोरा नामक एक छोटे से छोटे से गांव का नाम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के जो है पत्रों में दर्ज किया गया है। वहाँ के लोग द्वारा शराब की बिक्री एवं जो है खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध किया जा रहा था, जहाँ पर पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच जो है मुठभेड़ हो गया, जिसकी वजह से वहाँ का भीड़ जो है उग्र हो जाता है और पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है, कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे एक जो है थानेदार सहित जो है 23 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे क्या हो गया था, शहीद हो गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस लेने का निर्णय ले लिया और अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है जैसे CR दास हो गया, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि गांधी जी के इस निर्णय से क्या हुआ था भाई, असहमति प्रकट किया था, सहमत नहीं थे। आगे बढ़ जाते हैं, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया, तो आप सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के जो है लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जो है गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है होता क्या है, हो रही थी, आपको मैं बता दूं, ये बाग में हो रही थी सभा पर जो है जनरल डायर ने गोली चलवा दिया और इस घटना के बाद गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे की थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगला प्रश्न है ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना जो है सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की, तो आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो होता ही है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट का उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण महात्मा गांधी को दी गई थी, है ना, सार्जेंट की उपाधि, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को, और चर्चिल नाम है, चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा है महात्मा गांधी को, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि भी दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो भाई ये है वाई को सत्याग्रह, ये है क्या, जैसा देखिएगा, वाई को जो सत्याग्रह है जिसे हम लोग 1924 से 25 के बीच में होता है, सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध जो है त्रावणकोर जो केरल के क्षेत्र में होता है, ये शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था अहिंसावादी तरीके से जो है सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा को जो है मुक्त होना था, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे त्रावणकोर जो केरल में पड़ता है, वहाँ पे दलितों के मंदिर में जो है प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग की यहाँ पे पाबंदी थी, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाई को सत्याग्रह दिखाने के क्षेत्र में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पता आप लोगों को चल गया। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना की जो है, ध्यान रखिएगा, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, कौन सा असफलता के बाद हुआ था, तो देखो भाई असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद होता है, कांग्रेस की मैं बात कर लूं तो खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 को असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है इनके महासचिव थे, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, ये पूछा है, स्वराज दल की स्थापना, तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और देखिए असहयोग आंदोलन की जो है समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न यह था कि 1919 ईस्वी में एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात की, लेकिन यह अन्य नेताओं ने जो है अन्य नेता सभाओं में होगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, सभाओं में प्रवेश का विरोध किया। और दिसंबर 1922 में जो है गया में कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसमें काउंसिल में प्रवेश लेने का जो है वापस प्रस्ताव पारित हुआ, फलस्वरूप होता है चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में जो है क्या किया, तो स्वराज पार्टी का स्थापना की। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, बिहार के कौन सा जो है स्थान गांधी जी ने अपना प्रथम कौन सा स्थान में होना चाहिए, स्थान में ही लिखा हुआ है, तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो भाई चंपारण सबको पता है, और ये कब हुआ था ये भी आपको बताना है। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध भारत में जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, और चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि उन्हें दिया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि चंपारण आंदोलन से जो है कौन संबंधित नहीं था, कह रहा है कि नहीं था, आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण, बाकी आप सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, JP कृपलानी हो गया, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये भी थे, तीन व्यक्ति थे, बाकी जयप्रकाश नारायण नहीं थे। आइए देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, उनका संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से था। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JP कृपलानी, ये सब लोग शामिल इसमें थे। आगे बढ़ जाते हैं, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा जो की थी CR दास ने, चित्तरंजन दास ने, तो होता ही है, CR दास की मान्यता थी कि स्वराज जनसम्मान हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन और अविभाज्य वर्ग हेतु। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो आंसर पता होना चाहिए, मजदूर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो होता ही है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन के पश्चात 1918 में अहमदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद के मिल मजदूर समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। अहमदाबाद के मिल मजदूर फ्लेग बोनस बीमारी होता है, फ्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी के सहयोग से ही मिल मालिकों ने गांधी जी द्वारा सुझाए गए 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1918 की जो है अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए जो है ना, यहाँ पे कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी, ये MK गांधी, आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा ना, महात्मा गांधी है, ठीक है। देखो अहमदाबाद के जो है मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच 1918 में प्लेग बोनस को लेकर आरंभ आंदोलन का नेतृत्व जो है यहाँ पे महात्मा गांधी, जिसे हम लोग फुल फॉर्म मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जानते हैं ना, MK गांधी आप जो लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, MK गांधी ने किया था, अतः मजदूरों को 35% बोनस भी दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर जो है इनमें से किसने घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी की दक्षिणी अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको जो है प्रसिद्धि मिली थी, तो आप सबको पता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है ना, बिहार के चंपारण जिले में, वही चीज यहाँ पे है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की यहाँ पे धमकी दी थी, और इस सत्याग्रह में इसकी सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था, और आंदोलन की मैं बात करूँ तो इसी आंदोलन से गांधी जी जननेता बन गए। अगला क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से होता है, तो भाई कांग्रेस। देखो भाई यहाँ पे होता यह है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति और
गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में जो है एक नई विचारधारा का क्या होता है, उदय होता है जो भी बोलिए, और जिसका नेतृत्व जो है सी आर दास है ना और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। और इसी विचारधारा ने जो है मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना में जो है भूमिका निभाई और विधानसभाओं में प्रवेश कर जो है असहयोग नीति को अपनाया। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो चंपारण आंदोलन से आपको ये भी पता होना चाहिए। तो होता ही है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश 1917 में चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से किया, और इसी सत्याग्रह के जो है सफल होने पर टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चैप्टर है सविनय अवज्ञा और गांधी अरविंद समझौता और गोलमेज सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी अरविंद समझौता और गोलमेज सम्मेलन, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन को देखते हैं, सारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में जो है यहाँ पे वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन जो यहाँ पे किया था? तो आंसर हो जाएगा भाई, आप सबको पता है यहाँ पे सी राजगोपालाचारी। आइए देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अप्रैल 1930 में सी राजगोपालाचारी ने जो है प्रसिद्ध वेदारण्य सत्याग्रह का जो है आयोजन किया। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के यहाँ पे तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक मार्ग का चयन किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था, तो कौन लिया गया था? कौन से अधिवेशन के बाद? तो मैं आपको बता दूं, जो लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है उसके बाद। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ा सा निगाहों से देख लेते हैं। होता है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के कहने पर जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा के पूरी होने पर जो है सविनय आंदोलन का यहाँ पे सूत्रपात भी किया। प्रसिद्ध गांधी अरविंद समझौता किस वर्ष होता है? सबको पता है भाई, यहाँ पे 1931 में होता है। आइए देख लेते हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने जो है गांधी जी को वायसराय इरविन की चर्चा करने के लिए जो है यहाँ पे अधिकृत किया। इसके परिणाम स्वरूप होता है कि 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे में देखा जाए तो जिसे गांधी जी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो कांग्रेस की ओर से जो है गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस, यहाँ पे लाइन को समझिएगा, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि संवैधानिक मुद्दों पर भारतीयों के हितों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो भाई आपको मैं बता दूं, भीमराव अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है भाग लिया। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन द्वारा 1930 ईस्वी में प्रस्तुत रिपोर्ट पर जो है विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1930 से लेकर 32 के मध्य तीनों गोलमेज सम्मेलन का संपन्न होता है, मतलब आयोजन होता है, सॉरी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, हिस्सा लिया था गांधी जी के नेतृत्व में, और मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से। पूना समझौता कब जो है हस्ताक्षरित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 सितंबर 1932 को। ये होता ये है कि सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं ने, मदन मोहन मालवीय थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, सी राजगोपालाचारी थे, है ना, के जो है प्रयत्न से गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य जो है एक समझौता किया गया, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है ना। और इस समझौता के अनुसार होता है कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा यहाँ पे व्यवस्थापिका सभा में जो है अछूत के स्थान पर हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधानमंडल में जो है दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में जो है उन्हें 71 सीट प्रदान किया गया। केंद्रीय विधानसभा में जो है ब्रिटिश भारत के समान निर्वाचन वर्ग के लिए प्रदत्त जो है 18% सीटें दलित वर्गों के लिए जो है किया गया। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो भाई यहाँ पे दलित वर्ग के को जो है प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, पूना पैक्ट का। पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य पुणे जो है पुणे की यरवदा जेल में वर्ष 1924 से 32 ईस्वी में होता है, और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है दलित वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू किया था? तो भाई आपको पता होना चाहिए बिहार ऐसा राज्य था। ठीक है, बिहार 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने, लाइन को समझिए, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है दांडी में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और इस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत जो कि बिहार के लोगों ने चौकीदारी टैक्स का भुगतान करने से इनकार कर दिया, और इस प्रयास से बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, सारण व भागलपुर जिला जो है अत्यधिक सफल रहा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चला था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 24 दिन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, सही तो हो गया 24 दिन। और देखो, दांडी मार्च जिसे नमक मार्च के रूप में जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यह गांधी जी द्वारा जो है 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था, और 24 दिन यात्रा के पश्चात ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को यहाँ पे भंग किया था। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी कि जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1935 का अधिनियम के बारे में बात किया था। आइए देख लेते हैं भाई। तो होता यह है कि 1935 की भारतीय शासन अधिनियम भारतीय संविधान सभा का एक प्रमुख स्रोत है, आपको मैं बता दूं। और भारत के वर्तमान संविधान का विषय, सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इस अधिनियम ने जो है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था, और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था के साथ एक संघीय न्यायालय की स्थापना, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना आदि का प्रावधान किया गया था। और इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक तो है, इंजन ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो आंसर ये हो जाएगा 26/1/2030 को। देखो भाई यहाँ पे 26 ये जनवरी है, 26 जनवरी यहाँ पे 1930 को, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन मत देगा। 31 दिसंबर 1929 को जो है अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर जो है भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था, और इस दिन को जो है 26 जनवरी 1930 को राष्ट्र का प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था, और 26 जनवरी को जो है आप देखेंगे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित भी किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो यह जो है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। होता यह है कि कांग्रेस द्वारा जो है, फिर कांग्रेस में बात करूं तो कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक जो है राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1934 कांग्रेस समाजवादी दल में कह रहा हूं। ठीक है, तो 1934 में होती है इसकी स्थापना। और भारतीय समाजवादी नेता प्रथम महायुद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात हो रही है, तो प्रथम महायुद्ध
प्रथम महायुद्ध के बाद जो है से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और अशोक मेहता जैसे नेताओं ने अक्टूबर 1934 में मुंबई में जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन करें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है में हुई थी कौन से वर्ष में हुआ था? 1934 में होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी मिलकर की थी और इसकी प्रथम बैठक 1934 पटना में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो भाई ई हो जाएगा, क्योंकि सब का सब सम्मिलित है। देखो भाई यहाँ पे चोरी जो कांड होता है आपको पता होना चाहिए 1920 में, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में, इरविन समझौता 1931 में और पूना पैक्ट 1931 में ही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देख लेते हैं इसके बारे में सशस्त्र निगाहों से। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी नामक स्थान पर किसान सभा का जुलूस ने गोली चोरी कांड 1922 में होगा ना, कहाँ या दिमाग चल रहा है मेरा, माफी चाहता हूं, ठीक है कोई बात नहीं। ये 22 में होता है तो ये सही नहीं था, 1922 हो जाएगा, ठीक है। ये दांडी यात्रा जो है ये सही है, 1930 में होता है और गांधी इरविन समझौता जो है ये जो होता है ये 1931 में होता है और पूना पैक्ट 1932 में होता है, ठीक है। ये गलत है, तो दो गलत है ना, पहला और दूसरा गलत था, और सॉरी पहला और चौथा गलत था, बाकी दूसरा और तीसरा सही था, है ना। तो चूंकि यहाँ पे एक सही आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ई हो गया था, कोई बात नहीं, है ना, हो जाते हैं कई बार। देखो 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी नामक स्थान पर किसानों ने एक जुलूस किसानों के एक जुलूस पर जो है गोली चलाने जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा देता है, जिसमें थानेदार सहित जो 23 सिपाही का मृत्यु हो जाता है। तो चोरी कांड ध्यान रखिएगा कब हुआ था? तो ये 1922 में 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। गांधी जी का दांडी मार्च जो होता है ये 12 फरवरी 1930 से शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 तक, मार्च से 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलता है 1930 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गांधी जी के इरविन समझौता को जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 में दिल्ली में होता है और पूना पैक्ट आप सबको पता है, यह समझौता गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में होता है, जो कि 24 सितंबर 1932 में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था, कब किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान जो है 1930 में करता है। भाई इसके पीछे का थोड़ा सा स्टोरी को देख लो, देखना जरूरी है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से जो है अपने जो है 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा का आरंभ किया तथा 24 दिनों में 240 मील की यात्रा जो है पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को जो है यहाँ पे क्या किया, तो दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा और यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है यहाँ पे शुरुआत होती है। और इसके तहत निम्न कार्य किए गए, पहला जो है गांव में नमक कानून तोड़ा गया, दूसरी यहाँ पे छात्र सरकारी स्कूलों और कर्मचारी सरकारी दफ्तर छोड़ दिए और विदेशी कपड़ों का जो है जलाया गया और सरकारी सेवाओं और शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों को यहाँ पे बहिष्कार किया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैं आपको बता दूं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेमजे मैकडोनाल्ड थे। आइए देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 से जो है 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्ष जो है मतलब कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड जो है ने की थी अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसका? तो रचनात्मक कार्यक्रम पर, रचनात्मक कार्यक्रम। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। होता यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को जो है विशेष महत्व दिया, जैसे हरिजनोत्थान जी ने जो है हरिजनोत्थान, खादी और हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत का उन्मूलन इत्यादि पर जो है इन्होंने बल दिया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो आपको पता होना चाहिए लंदन से, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जब गांधी जी लंदन से दिसंबर 1931 में भारत वापस आया तो उन्हें भारतीयों को जो है संबोधित करते हुए उन्होंने गांधी जी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। आप देख सकते हैं ऐसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने जो है लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? आपको मैं बता दूं यह जो आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को लंदन में आरंभ होता है और इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। प्रधानमंत्री आप सबको बता दूं रेमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली शामिल थे, ठीक है। और कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, मैं आपको बता चुका हूं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। आइए देख लेते भाई, है ना। तो कौन इनकी छत्र छाया थी? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई इरविन गांधी समझौता, आइए देख लेते हैं सीरीज राइट आंसर लिखा ये है। महात्मा गांधी और डॉक्टर इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ और इरविन समझौता ने महात्मा गांधी को कुछ आश्वासन दिए, जैसे राजनीतिक बंदियों को तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। आंदोलन के बाद जब्त संपत्ति उनके स्वामियों को वापस कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने यहाँ पे स्वीकृति दे दी है ना, इस कारण से। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है यहाँ पे, स्थान को ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर 1931 से 31 दिसंबर 1931 तक चलता है और कांग्रेस के जो है एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे वहाँ पे। और सम्मेलन के समक्ष मुख्य मुद्दा संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना था और सम्मेलन में जो है सर्वाधिक विवाद अल्पसंख्यकों हितों के प्रश्न पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सन 1930 में कांग्रेस का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक जो है गायब हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बढ़ई। ये देख लेते भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 के दौरान बिहार के बढ़ई शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहां कई महीनों तक जो है ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था और कर न अदा करने के जो है अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जहां चौकीदारी के लिए कर अदा करने से लोगों ने मना कर दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है श्री गणेश जो हुआ था, सुबह जो हुआ था 1930 में बिहार में किया गया था, क्योंकि समुद्र के तट न होने के कारण, बिहार में तो नहीं होता है ना भाई, समुद्र का क्षेत्र नहीं है, बिहार समुद्र का क्षेत्र सीमा नहीं सजा करता, ये कह रहा है, तो तट न होने के कारण वहां नमक आंदोलन संभव नहीं था। उदाहरण के रूप में जो है मुंगेर, भागलपुर और सारण जिले में जो है टैक्स अदा करने से लोगों ने मना कर दिया और चौकीदारों को त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित किया गया और आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। और जब पहुंचने के बाद होता है कि 31 मई को जो है भागलपुर जिले में बिहपुर गांव में अपने छीन हुए
प्रभाव को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस आश्रम को जो है अपने कब्जे में ले लिया, जो राष्ट्रवादी गतिविधियों का मुख्यालय था, और पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अबुल बारी वहां दौरे पर गए और एक जो है विशाल रैली का आयोजन किया। ये कुछ बेसिक बातें, कई कुछ क्वेश्चन ना एकदम बकवास कर दिया, कोई बात नहीं, इतना करने की जरूरत ही नहीं था। टू द पॉइंट मेंशन करता। अगला क्वेश्चन है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की जो है यहाँ पे स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, वे कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीपी रामास्वामी अय्यर थे। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। होता है कि त्रावणकोर जो कि केरल राज्य में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। तो स्वेच्छाचारी दीवान सी पी रामास्वामी अय्यर के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत की आज़ादी सुनिश्चित हो जाने के बाद भी हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर जैसी रियासतों के दीवान या महत्वाकांक्षी शासक पहले की भांति स्वेच्छाचारी बने रहने का सपना देख रहे थे। फिर होता है कि 1946 से 47 में, मतलब उसके बीच में के मध्य में जो है जिन रजवाड़ों का विलय भारत में हुआ, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन को दिया जाता है। कुछ बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो तेज बहादुर शपरू, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा भाई। यहाँ पे गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण देश जो है चारों ओर सरकार विरोधी प्रदर्शन की बाढ़ आ गई। देश में, पूरा देश में होना चाहिए आ गई। इसलिए वायसराय इरविन ने तेज बहादुर शपरू, MR जायकर और कांग्रेस को जो है कांग्रेस एवं सरकार के मध्य शांति स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा। इसी उद्देश्य के लिए जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू को महात्मा गांधी से मिलने के लिए यरवदा जेल भेजा गया, जिससे वे लोग गांधी के साथ जो है समझौते के ऊपर विचार विमर्श कर सके। व्यापक विचार विमर्श के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने जो है गांधी जी को वायसराय से बातचीत आरंभ करने को जो है अधिकृत किया, और इस प्रकार गांधी जी और इरविन ने यहाँ पे 5 मार्च 1931 को समझौता किया, और इसी समझौते को जो है गांधी जी लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने नेतृत्व किया था। कुछ बेसिक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है? तो भाई तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए उसका टाइम पीरियड। तो साइमन आयोग की रिपोर्ट पर, यहाँ पे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर जो है विचार हेतु लंदन में कुल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से यहाँ पे 19 जनवरी 1931 तक चलता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर जो है 1931 तक चलता है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? है ना। तो आंसर ये हो जाएगा अब्दुल गफार खान। ठीक है। खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती दल का गठन वर्ष 1929 में खान अब्दुल गफार खान ने की थी, और इस संगठन ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका का जो है निर्वहन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सीमांत गांधी के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल गफार खान। ठीक है। अब्दुल गफार खान जिन्हें जो है बच्चा खान के नाम से जाना जाता है, वह एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, और इन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के शासन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था। शांतिवाद का पालन और महात्मा गांधी ऐसे घनिष्ठ संबंध के लिए उन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफार खान को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के जो है नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसका जो आंसर होगा आपको पता होना चाहिए, एक से अधिक आंसर हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा। ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में लाहौर में जो है कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन में देखिए जाए तो यहाँ पे सब दिख रहा होगा, पूर्ण स्वराज के वहाँ पे प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित होता है। बिल्कुल ये सही था, है ना। और 26 जनवरी को जो है यहाँ पे स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला हुआ, और कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रांतीय विधायिका से जो है त्यागपत्र देने के लिए। और इधर जो है गुजरात में नमक कानून के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ होता है, और 12 मार्च 1930 को गांधी जी की देखा जाए तो दांडी यात्रा प्रारंभ होता है, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन भी कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आंसर हो जाएगा भाई कौन से गोलमेज, द्वितीय में भाग लिया था। प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, तो आंसर ई हो जाएगा, सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था। तो ई हो जाएगा, चूंकि एक से अधिक सही है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, भारतीय महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग रखी, और वायसराय इरविन द्वारा यह मांगे न स्वीकार करने पर गांधी जी ने दांडी यात्रा कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस समय जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कांग्रेस में भाग नहीं लेता है, और इस सम्मेलन में जो है उदारवादी दल, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, दलित वर्ग आदि के प्रतिनिधित्व में शामिल थे। आपको पता होना चाहिए। और महात्मा गांधी व वायसराय इरविन के मध्य जो है 5 मार्च 1931 को जो है एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस के अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, तथा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में कांग्रेस द्वारा लंदन में बहिष्कार के फलस्वरूप असफल रहा। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी ने किस वर्ष जो है दांडी यात्रा शुरू की? तो आंसर हो जाएगा 1930 में। देखो भाई, महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेज के नमक कानून के विरोध 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की जो है शुरुआत की, और ये सब तो आपने पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, महादेव लाल शराफ। तो भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल शराफ ने जो है किया था, और शराफ गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे, और इन्होंने भागलपुर में 1930 में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है आप सबको बताइए डॉन्डे से किया था, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भाई कौन होगा? महात्मा गांधी ने, है ना। और इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले। साइमन कमीशन की अध्यक्षता में जो है नियुक्ति किया गया था, तो ये सर जॉन साइमन को। अच्छा, इसको देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में देखा जाए तो 8 नवंबर 1927 को जो है भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए यहाँ पे किया गया, और इस आयोग के जो है 7 सदस्य क्रमशः सर जॉन साइमन, कलिमेन चिटली, हेरी लेवी लॉशन, एडवर्ड यहाँ पे केडोगन, वारेनॉन हार्पसॉर्न, और अलग अलग नाम है देख सकते हैं, जॉर्ज लेन फॉक्स, और यहाँ पे डोनाल्ड
हावर्ड थे, ये 7 व्यक्ति थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो आप सबको मैं बता दूं, आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। अभी नाम आपने देखा ना, सबका सब अंग्रेज सदस्य था, देख सकते हैं सबका 7 का 7 का अंग्रेज था, इसलिए है ना। इसमें भारतीय का प्रतिनिधि नहीं दिया गया था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई 1919 के एक्ट के तहत जो है गठित साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचता है, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या था? इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सबका सब सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन पहली बार आया तो भाई 1928 में भारत था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, साइमन कमीशन का गठन की घोषणा 1908 नवंबर 1927 ईस्वी को जो है ब्रिटिश सरकार ने कर दी, और 3 फरवरी 1928 को कमीशन मुंबई पहुंचता है, और कमीशन जहां कहीं भी पहुंचा वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए, और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय को जो है सर पर चोट लगी और इस कारण इनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में सांप्रदायिक नेतृत्व के प्रश्न पर जो है विफल हो गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की थी कि यदि कोई सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाए तो ब्रिटिश सरकार को जो है अपनी काम चलाओ योजना क्रियान्वित करनी होगी, क्योंकि इस तरह की जो है कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा गई। अतः जो है होता यह है कि 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनाल्ड निर्णय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में जो है चौकीदारी कर का विरोध आंदोलन एक हिंसा था। तो आपको मैं बता दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का होता यह है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश के जो है समुद्र के तटवर्ती लोग नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, तो बिहार के लोगों ने अपने विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारी को कर देना बंद कर दिया, और बिहार के पास जो है कोई समुद्र तट न होने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक बनाना संभव नहीं था। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ की जनता चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में जो है अपनी भागीदारी दर्ज कराई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने, सांप्रदायिक आवाज एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो आपको पता है 71 और 147 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितना, 71 व 147। ध्यान रखिएगा। देखिए होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न सांप्रदायिक एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर जो सहमति नहीं हो सकी। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपने देख लीजिएगा। यहाँ पे मेंशन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल जो है यहाँ पे 71 सीटें ही व्यवस्था की गई थी। तो दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए वृद्धि की गई। बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहे हैं 19 अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो है पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, तो अछूतों के लिए। तो भाई 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड की जो है कम्युनल अवार्ड के द्वारा हरिजनों और व अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने जो है पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। उसके पश्चात गांधी जी ने, आपको बता दूं, तथा अम्बेडकर के बीच यहाँ पे एक समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को, और एक समझौता हुआ और जिस पर जो है ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला है। यहाँ पे नोआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। अच्छा, थोड़ा सा प्यारेलाल के बारे में समझिए। तो नोआखली जिसे हम लोग बंगाल का नाम आपने सुना होगा, तो नोआखली जो है बंगाल में, नोआखली में जो है सांप्रदायिक दंगों के समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे, और इन्होंने दांडी मार्च में जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी प्यारेलाल। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। और कौन क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकडोनाल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, चूंकि क्वेश्चन भी सारी हाइट नहीं है, आंसर उसका हाइट में कर दूंगा, है ना। तो प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको पता होना चाहिए उस समय रेमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर जो है एक पंचार्ट जारी किया था, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट, कम्युनल अवार्ड इंग्लिश में कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। और इसके तहत जो है प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक थे, लेकिन अब जो है दलित वर्ग को भी जो है अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर है हम लोग का फ्रेंड्स, जो कि हम लोग अगले वीडियो में एक वीडियो और दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लोग करने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता एवं विभाजन। इसके आगे जो है हम लोग चैप्टर नंबर 18 आप देख सकते हैं, उसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए 2x करके या फिर 1.5x करके वीडियो को देखिए, ताकि आप जल्दी से देख पाएंगे। और पीडीएफ तो दे चुका हूं, यार बार-बार रिवीजन करिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। ध्यान दें, थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं बहुत कायदे से, कि सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक मैं आपको अभी पढ़ाया हूं, सारे टॉपिक ऑलरेडी मैं थ्योरी कंप्लीट करवा चुका हूं। तो मल्टीपल टाइम से रिवीजन करिए, है ना। और रिवीजन जरूरी है। ध्यान दें, एग्जाम तक मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, कम से कम जो है 30 मॉक टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो अगला चैप्टर यहाँ पे मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो इसके आगे अभी हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में जो है एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, तो उसका नाम क्या था? आंसर हालांकि इसका सी हो जाएगा, प्रजा मंडल आंदोलन। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन द्वारा भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। प्रजामंडल भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे, और 1920 के दशक में जो है प्रजामंडलों की स्थापना तेजी से हुई। प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। बाकी सब सही है, आप जो ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिए गए विकल्पों में देखा जाए तो पहला जो है 10 अप्रैल 1919 को जो है अंग्रेज द्वारा पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 1919 में 10 अप्रैल को। चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ जो है खींच लिया था, आपको पता होना चाहिए। और गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 10 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली जो है ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? आंसर ये हो जाएगा, ये 1948 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जो है
ब्रिटिश संसद की जो है हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा की कि ब्रिटिश जो है यहाँ पे 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात 15 अगस्त 1947 को जो है अपना भारत देश आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो यह जो है सिरिल रेडक्लिफ इसका नाम था। आप देख सकते हैं रेडक्लिफ नाम सीधे तौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति सिरिल और रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? अलग अलग स्टेटमेंट है, तो हालांकि इसका आंसर सी हो जाएगा। केवल दूसरा सही है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखो भाई 1946 ईस्वी में जो है कैबिनेट मिशन भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे, जिसमें कुल 3 सदस्य भारत सचिव जो है पैंथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों व्यक्ति का नाम, और ये डेट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी करो और मरो का जो है करो या मरो का नारा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में। देखिए 1942 में 42 ईस्वी के जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो और मरो का नारा दिया था, या करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से जो है भाग निकले थे? तो ये हजारीबाग का जो सेंट्रल जेल है उससे भाग निकले थे। देखिए 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ भाग निकले थे। इसके बाद जो है जेल में बंद क्रांतिकारियों ने दिवाली का जो है त्यौहार मनाया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था? तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा शब्द को पकड़िएगा, बकरी का टापू। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश भारतीय सीमा के बाहर नेपाल के तराई बकरी का टापू में जो है अंग्रेज के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध की तैयारी के दौरान 21 मई 1943 को ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में नेपाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार देशभक्तों में जो है राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, बैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह थे, और उन सभी को गिरफ्तार कर हनुमान नगर पुलिस चौकी में बंद कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण एवं जो है अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद आजाद दस्ता के अन्य सदस्यों ने सूरज नारायण सिंह के जो है नेतृत्व में पुलिस चौकी पर जो है धावा बोलकर उन्हें देशभक्तों को पुलिस के कब्जे में से छुड़ा लिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन को प्रथम बार डाइस के द्वारा स्वीकार किया गया, है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा, आंसर वाला कि डी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। देखिए माउंटबेटन योजना की बात करूँ तो 3 जून 1947 द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। यह भारत को 2 राज्यों में भारत पाकिस्तान में जो है विभाजित कर स्वतंत्र करने की योजना थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है 1946 ईस्वी में जो है भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी, रेमजे मैकडोनाल्ड। बाकी एस्टे जो है फोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये तीनों थे। आइए देख लेते हैं। फरवरी 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटनी ने भारत में जो है एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल योजना की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में जो है ब्रिटिश कैबिनेट के जो है 3 सदस्य, पहला जो है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरा स्टीफोर्ड क्रिप्स और तीसरा व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं एबी अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसके द्वारा निम्न प्रस्ताव भी पारित किए। अंतरिम सरकार, भारत को स्वतंत्रता देने एवं नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था तो बंबई में। आइए देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में जो है अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था, और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से जो है समाप्त करना था, भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला प्रश्न, क्रिप्स प्रस्ताव को जो है एक टूटते हुए बैंक पर वाद की जो है तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? तो महात्मा गांधी ने। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत का सहयोग प्राप्त करने हेतु क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत भेजा। गांधी जी ने इसे जो है आगे की तारीख वाला चेक कहा था, और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने जोर दिया कि जिसके बैंक नष्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है एम ए जिन्ना ने दिया था, है ना। आइए देख लेते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना है ये। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल ने जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे? तो डी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ जो है 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट जो है पवनार ग्राम से शुरू हुआ। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरा सत्याग्रही जो है ये ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने। देखिए बंबई के ग्वालियर टैंक में जो है 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने जो है बंबई में भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना की, और इसका नाम जो है द वॉइस ऑफ फ्रीडम, आप देख सकते हैं, द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। मैं आपको बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल, सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में जो है वे जेल की दीवार को फांद कर, मतलब कूद कर फरार हो गए थे और भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है किन्होंने मार्गदर्शन किया?
तो हालांकि इसका आंसर ई हो जाएगा। ई क्यों होगा अभी आपको पता लगेगा। देखिएगा 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व विद्यार्थियों ने किया। देखिए, और उस दिन पटना शहर की जो है स्थिति काफ़ी जो है उत्तेजनापूर्ण थी। विद्यार्थी के जो है एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की जो है इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के जिलाधीश WG आचार्य के आदेश पर पुलिस ने जो है गोली चलाई, जिसमें 6 विद्यार्थी मारे गए तथा अनेक घायल हुए थे। तो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने जो है वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। ये डाइस है। तो आगे करें कि युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का इच्छा अवसर प्रदान किया था। तो केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। सारे शब्द मैं आपको बता दूं। और शब्द मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा क्रिप्स मिशन के संबंध में कहे गए भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। जवाहरलाल नेहरू ने जो है क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को जो है अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस घटना या फिर घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली या फिर एटली का सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो बी हो जाएगा शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। ठीक है, बी इज राइट आंसर। ये देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, शाही नौसेना के विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को जो है सदमा पहुंचाया। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी ने जो है सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्था SMIS ये तलवार के जो है गैर कमीशन्ड अधिकारी एवं सिपाही ने जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था तो विद्रोह कर दिया। और जो कि सेना की ब्रिटिश शासन का आधार थी कि उसी ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण जो है ब्रिटिश शासन को गहरा आघात लगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के समान फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो ये कांग्रेस का नेतृत्व। ठीक है, अब्दुल गफार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भारत में जो है विभाजन का विरोध किया। उन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया, किंतु जब 15 अगस्त 1947 को पख्तूनिस्तान मतलब पाकिस्तान का अंग बन गया, तब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के समान फेंक दिया था। खान अब्दुल गफार खान ने जो है वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया गया था इसके द्वारा, और 1987 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। वर्ष 1988 में उनका निधन हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन जो है BN कॉलेज का विद्यार्थी था? तो जगपति कुमार जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में जगतपति कुमार BN कॉलेज के विद्यार्थी था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। 1932 में उच्च शिक्षा के लिए ये पटना गए और कॉलेजिएट स्कूल से जो है 1938 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और फिर BN कॉलेज में दाखिला लिया। जगपति कुमार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर जो है तिरंगा फहराने के क्रम में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री कौन थे? तो आप सबको पता है जो लियाकत अली खान थे। आइए देख लेते हैं। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में जो है सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाहर सदस्य अंतरिम सरकार का गठन किया। लॉर्ड वेवेल के प्रयासों के कारण जो है 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों जिसमें लियाकत अली एवं जो है गजनफर अली आदि सम्मिलित थे, अंतरिम सरकार में जो है शामिल हो गए। और इस अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति का पद, सरदार पटेल को जो है गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को जो है रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री और अरुणा आसफ अली को जो है रेलवे एवं जो है राजगोपाल सिचारी को जो है शिक्षा मंत्री दिया गया था। ये चार्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी वाला क्लास में। अगला क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में जो है बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जायज बात ये खाद्य और कृषि का। आइए थोड़ा सा इसके बारे में एक बार सर निगाहों से देख लेते हैं। सन 1946 में अंतरिम सरकार में जो है राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। अंतरिम सरकार में बने मंत्री एवं विभाग निम्नवत है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव सिंह को जो है रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय, अरुणा आसफ अली को रेलवे और सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्रालय। इस अंतरिम सरकार में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में होता है। ये थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं क्रिप्स मिशन का घटना आगमन का जो है सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया और अन्य घटनाओं का कालक्रम आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 में हुआ था। गवर्नर जनरल के पद लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1943 में होता है और कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 1946 में 24 मार्च 1946 में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता की जो है एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आइए देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के जो है एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। लॉर्ड जो है माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए। उन्हें क्लेमेंट एटली द्वारा सत्ता के जो है त्वरित हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो अभी आपने देखा कुछ देर पहले भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का समय जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में। ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने जो है लगभग 70 मिनट तक जो है भाषण दिया।
इन्होंने कहा कि मैं आपको जो है एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का जो है प्रयत्न करे। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की और नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा जो है युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक जो है विरोध करने का निर्णय किया। डी हो जाएगा महात्मा गांधी इज राइट आंसर। देखिए कांग्रेस ने जो है अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध ने अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 में जो है पवनार आश्रम महाराष्ट्र से जो है शुरू किया गया। पहले जो है सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 17 दिसंबर 1940 को यह जो है सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया और 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू को पुनः प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, किस लिए है भाई? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? डी हो जाएगा भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए पाकिस्तान को अलग राज्य बनाए जाने के नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां, सलीमुल्लाह इत्यादि ने जो है मुस्लिम लीग के निर्माण में जो है योगदान दिया था। अगला प्रश्न करो या मरो का नारा जो है से संबंधित है, जैसे बात है महात्मा गांधी से। देखिए अखिल भारतीय कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक जो है अहिंसक जन संघर्ष चलाने का फैसला किया गया तथा इस मीटिंग में जो है लोगों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं आपको मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर संभव प्रयत्न करे। भारतीय राजनीति में जो है 1818 से लेकर 1948 तक के समय को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के जो है नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो बी हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के संस्थापक के सदस्य में से एक थे और इसी कारण इन्हें जो है राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया तो 1942 में गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में जो है कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, मैं देश की बालू से ही अंग्रेज से भी जो है बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और ध्यान है 14 जुलाई 1942 को कार्य समिति में जो है वर्धा बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधन के बाद स्वीकार कर लिया गया और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बेसिक सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जैसे बात रिपीट हुआ है क्वेश्चन। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की जो है 1942 ईस्वी में धरपकड़ से जो है बिहार में दंगे हुए, तो इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, तो उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था तो ये पटना ज़्यादा प्रभावित था। देखिए महात्मा गांधी 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन ने पटना में जो है सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा। यहाँ रेलगाड़ियों को रोका गया, पटरियों को उखाड़ फेंका गया। पटना के अलावा गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण में फैल गया और 16 अगस्त तक जो है समस्त बिहार की गंगा घाटी में हिंसा फैल गई और इस आंदोलन में बिहार समेत पूरे देश में जो है नेताओं के अभाव में जनता ने बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने जो है कांग्रेस की जो है कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय के जो है अध्यक्ष थे कौन थे? तो भाई यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आइए देख लेते हैं। देखिए गांधी जी कांग्रेस की चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से अंग्रेज से बड़ा जो है आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक में 14 जुलाई 1942 को इस आंदोलन के लिए जो है निर्णय किया और इस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। राजगोपालाचारी मद्रास के जो है मुख्यमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने, आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू 1929 और 36 और 37 आदि वर्षों में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने, जबकि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला जो है अध्यक्ष 1917 में बनी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है। लोकनायक के नाम से परिचित जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल की जो है चार दीवारी को फांद कर जयप्रकाश ने भूमिगत रहते हुए जो है अच्युत पटवर्धन, अरुणा, आशफ अली तथा अन्य नेताओं के साथ मिलकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी प्रतिक्रिया भूमिका निभाई। 1975 में देश में जो है आपात स्थिति की घोषणा के बाद इन्होंने तत्कालिक सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, ये कौन था भाई? तो इसका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, इसके दोस्त थे। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महात्मा गांधी के आमरण अनशन के समय जो है इनके अंग्रेजी मित्र रेवरेंड चार्ली, आप नाम को देखिएगा, एंड्रयूज उपस्थित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फारसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी अनिश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की जो है अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए। वे कौन थे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की जो है बैठक में भारत के नाजीवाद, फाजीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की जो है अपनी योजना के पक्ष बहुमत जुटाने के समक्ष हुए। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के हेग अधिवेशन में भाग ले चुके थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम भारतीयों के लिए रास्ता साफ है और यह रास्ता फाजीवाद का संपूर्ण या फिर पूर्ण विरोध या साम्राज्यवाद का विरोध है। अगला क्वेश्चन है भाई, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी के आशय निम्नलिखित में से
सिद्धांत का उल्लंघन होगा तो डी हो जाएगा अहिंसा, नॉन वायलेंस। देखिए सत्य व अहिंसा, महात्मा गांधी के जो है 2 आधारभूत सिद्धांत थे। अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए चोरी चोरा कांड जो कि 4 फरवरी 1922 से आहत होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। स्वतंत्र भारत के दौरान देखा जाए तो अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने सत्य व अहिंसा जैसे युगल सिद्धांत का जीवन पर्यंत जो है पालन किया और द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन होता है तथा 6 से 9 अगस्त 1945 में क्रमशः हिरोशिमा व नागासाकी पर जो है हुए हमले सहित द्वितीय विश्व युद्ध में एक बड़ी आबादी हिंसा की शिकार हुई और अनेक लोगों का मृत्यु भी हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता जो है हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो ये जेबी कृपलानी। देखिए 1947 में जो है सत्ता हस्तांतरण के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेपी कृपलानी थे। 1940 से लेकर जून 1946 ईस्वी तक अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू बने और नवंबर 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया। फलतः जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने गए और नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए जिन्होंने दिसंबर 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। लोक नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु जेल से भागकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस को लोगों द्वारा नेताजी की उपाधि मिली थी। महात्मा गांधी को जो है महात्मा नाम से परिचित रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया। राष्ट्रपिता का संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अर्धनग्न फकीर गांधी को ब्रिस्टल चर्चिल ने किया था। लोगों द्वारा बापू शब्द का गांधी को दिया गया। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? चर्चिल थे भाई। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर जो है विस्टन चर्चिल थे। उनका टाइम पीरियड था 1940 से 45। लेबर पार्टी के कलीमेंट एटली 1945 से 51 तक स्वतंत्र भारत की जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। और चैम्बर्स लेन 1937 से 1940 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। मैकडोनाल्ड 22 जनवरी 1924 से 4 नवंबर 1924 तक जो है और 1929 से 1935 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ जाते, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर ये हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। देखिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस की जो है कार्य समिति की बैठक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई के जो है ऐतिहासिक ग्वालियर टेक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो है वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। बैठक में वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में रखा गया। अगला क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? बांकीपुर जेल में कैद रखा गया। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में जो है रखा गया। हजारीबाग जेल में जो है जयप्रकाश नारायण को रखा गया। कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था ना यार। 1946 ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये देख लेते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, जबकि सदस्य आस्टेफोर्ड क्लिव्स एवी अलेक्जेंडर थे और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ठीक है, तो ये लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बताया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है 1905 से 1910 तक का कार्यकाल में ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भाई, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट रिचर्ड एटली ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लेबर पार्टी के नेता थे। 1945 से 51 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। उनके ही शासनकाल में भारत को स्वतंत्रता मिली और उनके काल में ही जो है यूके कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बना, जिसके अंतर्गत वहाँ निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेपी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन की जो है नायिका किसे कहा गया है? तो अरुणा आशफ अली। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आशफ अली को कहा जाता है। उन्हें 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। वे 1942 से 46 तक जो है देश भर में सक्रिय रहकर भी पुलिस की पकड़ में नहीं आई। अगला क्वेश्चन, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने जो है कहाँ विद्रोह किया था? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोह ने जो है सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा बी डोमिनियन स्टेट का। मार्च 1940 में जो है रामगढ़ बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में जो है एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा गया यदि वह केंद्र में अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का जो है सहयोग कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अंतरिम सरकार गठित करने की मांग खारिज करते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने जो है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। डोमिनियन स्टेट, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन और तीसरा एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। अगला प्रश्न है भाई, 1946 में अंतरिम सरकार के नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो 2 सितंबर 1946 के अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है कार्य परिषद के उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, जबकि अन्य मंत्रालय के मंत्रियों का विवरण इस प्रकार है। जैसे मंत्री का नाम है यहाँ पे, इसके एसोसिएशन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव जोशी को रक्षा मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। आशफ अली को रेल मंत्रालय और राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में जो है लॉर्ड्स के सदन में
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, जुलाई 1947। देखिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 में ईस्वी को जो है हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड्स सभा में जो है प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित किया। अगला प्रश्न है भाई, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। आंसर हो जाएगा डी, आगा खां पैलेस में। देखिए 1942 में जो है बंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किए जाते ही गांधी जी, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को जो है पुणे स्थित आगा खां महल में जो है कैद कर लिया गया। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन थी? सी हो जाएगा विनोबा भावे थे। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस के विशेष अनुरोध पर जो है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की निर्णय लिया गया था। 17 अक्टूबर 1946 को विनोबा भावे को जो है प्रथम जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही बनाया गया था। इस आंदोलन का तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त थे, अभी आप कुछ देर पहले देखे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से जो है उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में। डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय संयुक्त प्रांत और बिहार में जो है उग्र हो उठा था। बलिया में जो है चीतू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का जो है गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, तो ये लेबर पार्टी का। देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी का सदस्य था, ब्रिटिश कैबिनेट में जो है मंत्री था और इसके नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भेजा गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना में जो है प्रस्तावित नहीं था, तो पाकिस्तान का निर्माण जो है प्रस्तावित नहीं था। देखिए फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मिशन का गठन और भारत भेजने की घोषणा की। 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों के मिशन, जिसमें सचिव लॉर्ड फैंथिक लॉरेंस, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर थे। मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मिशन योजना में जो है प्रमुख प्रस्ताव, भारत संघ का निर्माण, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषय, एक जो अवशिष्ट विषयों प्रांत का अधिकार होगा। चौथा पॉइंट देखिएगा, भारतीय प्रांतों को अ, ब तथा स 3 वर्गों में विभाजित किया। तीनों वर्गों के प्रांतों का अपने अपने प्रतिनिधित्व चुनने तथा प्रांतों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। और 5वां पॉइंट, शिष्टमंडल ने पाकिस्तान संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन था? तो अभी आपने देखा जेपी कृपलानी, ठीक है। देखिए भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेपी कृपलानी थे। कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन जो कि 54वां अधिवेशन हुआ था 1946 में, 23 नवंबर 1946 अध्यक्ष जेपी कृपलानी किया और इन्हीं के अध्यक्ष काल में भारत आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश में जो है निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सा पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी सत्ता में थी उस समय। भारत की जो है आज़ादी के समय ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी सत्ता में थी और इसके नेता प्रधानमंत्री अटली ने जून 1948 तक जो है भारत छोड़ने की घोषणा की थी, जिसे आगे 15 अगस्त 1947 किया गया। अगला प्रश्न है भाई, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवल दोनों बर्ताए की? तो अबुल कलाम आजाद। देखिए अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था, मक्का। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आजाद उपनाम धारण किया और इन्होंने अल नदवाह, दिवकील, अल हिलाल तथा अल विलाल जैसे बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। 35 वर्ष की आयु में आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह पद ग्रहण करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे और 1940 में वे अध्यक्ष पद पर जो है चुने गए। जून 1946 तक जो है इस पद पर चुने रहे और इन्होंने क्रिप्स मिशन 1942, लॉर्ड वेवल 1945 दोनों से बर्ताए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में की। देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला चैप्टर हम लोग का है सुभाष चंद्र बोस एवं जो है INA। यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं। चलिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को जो है नया नाम डाइस दिया है। नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस के निकोबार द्वीप का जो है यहाँ पे नाम जो है नया नाम क्या दिया है? स्वराज द्वीप किया गया। आप सबको पता होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। इनका मानना था कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। नेताजी ने जो है अंडमान के नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा था। तो 28 दिसंबर 2018 को अंडमान में जो है रॉस और नील तथा आप देख सकते हैं हेवलॉक द्वीप का नाम क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो सबको पता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ और इन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना और 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी जो है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु कांग्रेस के सदस्य के जो है असहयोग के कारण इस्तीफा दे दिए। अगला प्रश्न है भाई, 1945-46 में जो है दिल्ली में हुए INS के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो ये भाला भाई देसाई था। 1945-46 में दिल्ली में हुए INS के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील भोला भाई देसाई थे। इस प्रकरण में जो है INA के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लो, मेजर जनरल शाहबाज खान को जो है यहाँ पे कोर्ट मार्शल के लिए लाल किला लाया गया था, जो सिंगापुर में जो है युद्ध के कैदी थे। बचाव पक्ष की जो है यहाँ पे पैरवी के लिए भारत के प्रसिद्ध वकील जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर शपरू, कैलाशनाथ जो है काटजू तथा आसफ अली ने जो है वर्षों बाद पुनः वकालत की। अगला प्रश्न है, नेताजी द्वारा जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? ये हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस द्वारा
1943 ईस्वी में जो है पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे, जहां वहां से जो है इन्होंने दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस के जो है नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया गया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के पश्चात 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आज़ादी के लिए संघर्ष में उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? डी हो जाएगा 1943 में। INA का अर्थ इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। INA की स्थापना हुई तो आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की पुनः स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में किया। वैसे इसके गठन के जो श्रेय जो है ये कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है, जो अंग्रेजी सेना की फिर अंग्रेज की सेना में जो एक अफसर थे। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे और जापानी सरकार ने उनकी सहायता के लिए जो है बंद भारतीयों की एक फौज उनके हवाले कर दिया, जिसे इन्होंने सिंगापुर में INA की स्थापना की। और हालांकि इन्होंने भारत के पूर्वी हिस्सों पर जो है अधिकार जरूर किया, किंतु यह जो है क्षणिक था। अगला प्रश्न है INA किसके दिमाग के ऊपर थी और किसने जो है इसकी स्थापना की? तो जैसी बात है कैप्टन मोहन सिंह। देखिए INA आज़ाद हिंद फौज जिसे कहते हैं भाई, इसका योजना कैप्टन मोहन सिंह का मन में मलाया था, मन में मलाई आई है। आज़ाद हिंद फौज के जो है संस्थापक सेनापति भी थे और जापानी सेना के अफसर मेजर फूजीहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह की सलाह पर मोहन सिंह ने जो है सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए 40,000 युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को मुक्ति दिलाना था। पुनः रास बिहारी बोस के नेतृत्व में मार्च 1942 में टोक्यो के सम्मेलन में जो है अप्रवासी भारतीयों द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और पुनः जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व का भार जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो मोहन सिंह, देख सकते हैं ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह के जो है दिमाग की सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार आया। फलस्वरूप मोहन सिंह जो है 15 दिसंबर 1941 को जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इंडियन नेशनल आर्मी दिया था भाई। देखिए आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में की गई। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान के सहयोग से किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुलाई 1943 को जो है सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शिलभद्र याजी। देखिए बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शिलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हेतु सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में रहे और बाद में INA के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से जो है किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने की सहायता की? तो जनरल मोहन सिंह। देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के दिमाग में आया। मलाया में 1941 में इसका गठन किया। आगे 1943 में मोहन सिंह की मदद से सुभाष चंद्र बोस को जो है नेतृत्व मिले। अगला चैप्टर हम लोगों का है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। अगला प्रश्न है सती प्रथा को बंद कराने में जो है किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता किया? तो आपको पता होना चाहिए डी हो जाएगा राजाराम मोहन राय। ठीक है, देखिए सती प्रथा को 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया और इसमें बेंटिंक का सहयोग राजा राम मोहन राय ने किया। अगला क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापना किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय। देखिए लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल में जो है 1857 में 1857 है कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया और इन विश्वविद्यालय की स्थापना बुट डिस्पैच जो 1854 के आधार पर किया गया। बुट डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत भेजा गया। बुट डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इनमें से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा भाई सती प्रथा भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य के प्रावधान को हटाना ये भी हो जाएगा और ये भी ठगों से संगठित गिरोह का दमन, ये नहीं था, दास प्रथा का उन्मूलन नहीं था। तो 1, 3, 4 हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधार निम्न है। 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीमेन के सहयोग से ठगों के गिरोह का दमन किया। उस समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था और 1832 में धर्म परिवर्तन होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त किया। जबकि दास प्रथा का उन्मूलन बेंटिंक ने नहीं किया। लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेपियर का नाम आपने जरूर सुना होगा। देखिए सिंध में उत्तराधिकार के विवाद अंग्रेज ने नेपियर के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने इसका विरोध किया तो उनके विरुद्ध युद्ध कर दिया गया और पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया। अमीरों को बंदी बनाकर सिंध से निर्वास कर दिया गया और सन 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज शासन में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर का इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का जो वायसराय था कौन था भाई? तो बी हो जाएगा लॉर्ड लिटन। देखिए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 में किया गया था और इस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिटन था। 1876 से 80 तक इसका टाइम पीरियड था और इस समय महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया और केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई।
दूसरा दिल्ली का दरबार 1903 में आयोजित किया गया था और उस समय भारत का वायसराय करजन था और इसका टाइम पीरियड था 1899 से 1905 तक। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था और भारत का वायसराय जो था ये हॉर्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 16 तक था। और इसी के दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट है, दिल्ली का प्रथम द्वितीय तृतीय दरबार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें किस वायसराय को जो है अंडमान द्वीप समूह में जो है छुरा मारकर जो है मौत का घाट उतार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मियो को। देखिए लॉर्ड मियो का टाइम पीरियड 1869 से 72 के बीच अंडमान द्वीप समूह पर शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति ने जो है छुरा मारकर जो हत्या कर दिया था। सर जॉन लॉरेंस के बाद लॉर्ड मियो भारत का वायसराय बनकर भारत आए थे। मियो द्वारा किए गए कार्य की बात करें तो 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ किया, 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की, 1875 में राजकुमारों के अध्ययन के लिए परिषद मियो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की और मुंबई मद्रास में जो है नमक टैक्स में जो है वृद्धि कर दी। मियो ने बजट घाटे को कम कर दिया और आयकर दर में जो है 1% जो है बढ़ाकर प्रतिशत कर दी, 1% बढ़ाकर जो है यहाँ पे 2.5% कर दिया है ना। आगे बढ़ जाते हैं, देशी राज्यों के साथ संबंधों में जो है सर्वोच्चता शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित की? ठीक है, तो आंसर हालांकि इसका डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। देखिए देशी राज्यों के साथ संबंधों में जो है सर्वोच्चता की शक्तियों का सुस्पष्ट रूप से लॉर्ड कर्जन ने जो है यहाँ पे परिभाषित किया। लॉर्ड कर्जन के काल की प्रमुख घटनाएं जो है, लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय के रूप में 1899 से 1905 तक कार्य कर रहा है। कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1900 नहीं बल्कि 1899 में, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 में, रेलवे आयोग की नियुक्ति 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, पुरातत्व विभाग की स्थापना और बंगाल विभाजन जो 1905, ये सब इसके टाइम पीरियड में था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कोड का प्रयोग करके आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि इसका डी हो जाएगा। तो देखो भाई लॉर्ड बिल जो है ये लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था उसके टाइम में, और लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, और प्राचीन स्मारक अधिनियम जो लॉर्ड कर्जन के समय में ये पारित किया था। अगला प्रश्न है भाई, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हालांकि इसका आंसर ई हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो भारत पर जो है ब्रिटिश शासन का व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। चार्टर एक्ट 1843 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाए, पुनः नाम बदलकर जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। यह मुख्य रूप से जो है प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कोच ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट करना था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करें कि बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। देखिए बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में की थी और इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजाम के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया मात्र है। क्लाइव ने जो है परवर समिति को लिखा था कि यह नाम का छाया आवश्यक है तथा उसे इसको स्वीकार करना चाहिए। द्वैत शासन का जनक जो है लियो कार्टिस थे। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापना किया गया था? भाई लॉर्ड केनिंग के साथ में। ठीक है, लॉर्ड केनिंग के टाइम में। लॉर्ड केनिंग का टाइम पीरियड जो है 1856 से 62, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन प्रथम वायसराय, और इसी कार्यकाल में 1857 में जो है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर हुई। देखिए 1857 के विद्रोह केनिंग के काल में ही हुआ। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में, भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1961 में केनिंग के समय में ही हुआ। इसके काल में ही जो है नमक कर मतलब नमक टैक्स कर जो है लगाए जाने की सुझाव रखा गया। अगला क्वेश्चन है, ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया हुआ था? तो ये कर्नल सलीम। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कर्नल सलीम को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। स्थानीय रियासतों को भी जो है अभियान में जो सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। कर्नल सलीम ने लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया तथा अनेक ठगों को जो है फांसी तथा आजीवन कारावास दिया गया, जिसके चलते 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटन। ठीक है, आइए देख लेते हैं 1862 से लेकर 1872। ठीक है, 72 तक भारत सरकार ने जो है अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता नीति का पालन किया और लॉर्ड लिटन के आते ही जो है अग्रगामी नीति अपनाई गई। अमीर शेर अली को जो है शर्तें मारने के लिए राजी कर लिया गया, परंतु परिस्थितियां बदलने पर लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा की। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किया गया? बेसिक से बात है, मार्लिमेंटो सुधार 1909। देखिए ब्रिटिश भारत में 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। मार्लिमेंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा मुसलमानों को प्रदान करना, और इस सुविधा के कालांतर में भारतीय भावी सार्वजनिक जीवन को जो है विषाक्त कर दिया। वायसराय मिंटो ने लिखा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। अगला क्वेश्चन भाई, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना? 1919 अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। देखिए 1919 अधिनियम के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसे। तो इसके द्वारा भारत परिषद सदस्यों की संख्या कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 12 कर दी गई और भारत सचिव के कार्यभार को जो है कम करने के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति की, और इसके द्वारा प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन है भाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने जो है 15 अगस्त 1947 को 21 जून 1948 तक जो है भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया। आज़ादी के बाद भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, भारत के। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे स्टार मार्क इसलिए करते हो, देखिए आपको यहाँ पता लगता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1900 मैं बार-बार बोल रहा हूँ 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। राजस्व बोर्ड का गठन, बनारस संधि, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, इनके कार्यकाल में ही प्रमुख घटनाएं हुई। हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर जो है बर्क महाभियोग का मुकदमा दायर किया।
और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और इसका टाइम पीरियड 1828 से 35 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है भाई, सती प्रथा को जो है गैर कानून घोषित किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना था, और सामाजिक सुधारों में जो है बेंटिंक का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। उसने 1829 में सती प्रथा का अंत और 1830 में कर्नल सलीमन और स्थानीय रियासत मदद से ठगी प्रथा को समाप्त किया। उसने बाल हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया, और उसके समय में ही मैकाले की सिफारिश के बाद अंग्रेजों को शिक्षा के माध्यम से स्वीकार किया, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम स्वीकार किया। इंपीरियल जो है कैंडिडेट कॉपर स्थापना किसने की, तो ये लॉर्ड कर्जन ने। देखो भाई, देशी नरेशों के राजकुमारों के सैनिकों के लिए इंपीरियल जो है कैडेंट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्नल द्वारा की गई। किचनर से जो है विवाद के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कर्जन ने जो है 1903 में कहा कि वायसराय पद से जो है निर्मित होने पर कलकत्ता निगम पर जो है महापौर होना पसंद करेगा। अगला प्रश्न है भाई, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो सी हो जाएगा 1900 में। देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में कर्जन के द्वारा लाया गया था। कर्जन के भारत में आने से पूर्व जो है यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे यहाँ की जनता त्रस्त थी। उसने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। उसने यह अधिनियमित पारित कराकर किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया, और किसानों को कम ब्याज पर जो है ऋण की सुविधा देने के लिए कृषि बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना की। सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कर्जन ने जो है 1901 ईस्वी में सर मान जो है क्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की भी नियुक्ति किया। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो सर लियोनस कार्टियस को। दोहरी व्यवस्था के जो है अंतर्गत शासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय गवर्नर पास रखे, और आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय, अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर जो है छोड़ दिया, और इस व्यवस्था के अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग अलग कर दिया, और इसी को जो है द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन एक जनक सर लियोनल कार्टियस को माना जाता है, द्वैध शासन का जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी बड़ी इच्छा भारत में और मेरी यह जो है यह जो है बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके दोबारा सुनिए क्वेश्चन, थोड़ा सेंटेंस गलत है क्या। हाँ, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। और यह किसने लिखा था, ठीक है, तो हालांकि सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने यह स्टेटमेंट दिया था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये उपयुक्त विचार कर्जन का था। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था भाई, तो ये लॉयड जॉर्ज थे। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविस जो है लॉयड जॉर्ज थे, और इसका टाइम पीरियड रहा है 1916 से 1922 तक। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में जो है भारतीय को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि प्रदान प्रारंभ हुआ, तो लॉर्ड लिटन के समय में। देखिए, वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि का प्रदान करना प्रारंभ हो गया या फिर किया गया। अगला क्वेश्चन है भाई, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं जो है ऐश्वर्यापूर्ण गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए, बेसिक बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी, और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय क्षेत्रों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करनी थी। इससे प्रशासन को जो है दो भागों में विभाजित कर दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और इसकी कार्यकारिणी द्वारा, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा निर्वाचित मंत्रियों द्वारा किया जाता था, और अध्यादेश और वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास रहा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो आंसर क्या होगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्र भारत अपना देश आजाद हुआ, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो भाई ये वारेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 ईस्वी में से 1813 तक जो है लागू रही, और इस नीति के मुख्यतः वारेन हेस्टिंग और वेलेजली संबंधित है। और इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। वेलेजली के जो है आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में जो है यहाँ पे परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपने रक्षार्थ कंपनी पर जो है निर्भर करने पर जो है यहाँ पे बात करना था, और उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की ओर सैनिक रक्षा की जो है घेरे में लाने का प्रयत्न किया। अगला क्वेश्चन है भाई, सन 1935 में विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, और इसके परिणाम भारत सरकार कानून 1935 निर्मित है, तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंतिम गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, और एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त परवर समिति ने विचार किया, और इस समिति के अध्यक्ष जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे, और इसके सुझावों के आधार पर जो 1935 का अधिनियम बनाया गया। और इस अधिनियम की बात करें तो संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया, और इस अधिनियम ने जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, और प्रांतीय स्वशासन सिद्धांत को जो स्वीकार किया गया, और प्रांतों को प्रशासन के लिए स्वायत्त शासी इकाई माना गया। ब्रिटिश सरकार सर विंस्टन चर्चिल ने जो है मार्च 1942 में घोषणा की कि भारत के सर्वाधिक समाधान के लिए स्टेफोर्ड क्लिप्स भारत के दौरा करेंगे, और रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किया जो दलितों से संबंधित था, और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि जून 1948 में पहले भारतीय का सत्ता सौंप देंगे, पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, 1906 में मिंटो से जो है शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल प्रार्थना की, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो है 1 अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक जो है शिष्टमंडल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, और केंद्रीय प्रांतीय व स्थानीय निकायों का निर्वाचन है तो मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थगित मतलब पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग के लिए मुसलमानों ने 1909 में 9 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन व्यवस्था में जो शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगियों परीक्षा प्रणाली को जो है सिद्धांत स्वीकार किया, तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है प्रतियोगितात्मक परीक्षा को
के जो है आधार पर जो सरकारी मतलब नागरिक सेवाओं में भर्ती के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और इसकी देखरेख के लिए जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का भी गठन किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जो है तहत लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के जो है यहाँ पे फैसले को जो है यहाँ पे रद्द करने का अधिकार किया गया था। तो बी हो जाएगा 1876 का 86 का एक्ट। देखिए 1886 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसले को जो है रद्द करने का अधिकार मिला और इस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति शक्ति की कर्नवालिस को दे दी गई और ब्रिटिश सरकार ने जो है सन 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इस एक्ट में भारत में जो है एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की। इसने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए जो है एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट को जो है सिविल आपराधिक नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी और सन 1773 में चार्टर ने कंपनी के व्यापारिक रूप की जो है अवधि को यहाँ पे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया और 1813 में चार्टर द्वारा कंपनी का भारत में जो है व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीनी के कंपनी के अधिकार बना रहा और ब्रिटिश निवासियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी सभी को। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की। तो यह जो है क्या समाप्त कर प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना तथा संघीय संरचना की प्रावधान की। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कार्यों की जो है चरम सीमा बंगाल के 2 भागों में विभाजन था। देखिए उस समय बंगाल प्रांत की मैं बात करूँ तो बंगाल बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने जो है 18 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया। कर्जन ने इस विभाजन को जो है केवल प्रशासनिक सीमाओं का जो है पुनः स्थापन ही बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ी रही और राष्ट्रवादी गतिविधियों को जो है समाप्त करना था। बंग के विरोध में जो है कांग्रेस ने 1905 में जो है स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को जो है स्वीकार करने वाला पहला जो है मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था और 31 दिसंबर 1802 को जो है कांग्रेस ने बाजीराव द्वितीय के साथ सहायक संधि किया। लॉर्ड वेलेजी के शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था और जिसने सहायक संधि की नीति द्वारा बहुत से जो है देशी राज्यों को अपने अधीन किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्ति की। आंसर हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग। देखो भाई क्लाइव द्वारा बक्सर युद्ध के साथ 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, जिसे 1772 ईस्वी में जो है बंगाल गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर था और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी रहे। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में किया था। तो भाई होता यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में जो है इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी के जो है संचालन समिति की बात कर ले तो ये आमूल चूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके जो है व्यापारिक ढांचे की राजनीतिक कार्यों के योग बनाना था। इसको 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास किया। ठीक है, तथा 1774 ईस्वी में इसे जो है लागू किया और इस एक्ट का प्रावधानों के अंतर्गत 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है भाई 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। देखिए 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 में रद्द किया था। 1878 में जो है लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर जो है कठोर प्रतिबंध लगा दिया और इस एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित या फिर अनुसूचित प्रकाशन को जो है रोकने के लिए मजिस्ट्रेट को जो है व्यापक अधिकार मिल गए थे। अगला प्रश्न प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन के समय में। देखो कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था। उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया और भारत में जो है प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया। अगला प्रश्न भारत का जो है भारत का संविधान किसके द्वारा जो है ग्रहण किया गया? बेसिक बात है संविधान सभा के द्वारा है ना। देखिए भारत का संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया और भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। 1946 में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। बंगाल विभाजन जो है किसके समय में जो है उलट दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में आयोजित किया गया था और इस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित किया गया था। देखो पीस इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखो भाई 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 ईस्वी में जो है पीस इंडिया एक्ट पारित किया और इसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप को एक दूसरे से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। ये था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का है ना 1919 ईस्वी का अधिनियम के तहत मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जिसे हम लोग जानते हैं। तो क्योंकि इस अधिनियम के जो है जन्मदाता भारत सचिव मोंटेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है पहला नंबर पे प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए जो है द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं प्रांतीय विषय को 2 भागों में विभाजित किया गया। क नंबर पे आरक्षित विषय और ख नंबर पे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत जो है कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन सम्मिलित था, जबकि हस्तांतरित विषय में जो है अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, उद्योग, कृषि सम्मिलित था और तीसरा जो है लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया? तो 1904 में अभी कुछ देर पहले देखे थे आप। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जिसकी सिफारिश 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया। महारानी विक्टोरिया को जो है
भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? तो आंसर क्या होगा? 1877 में। देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी वर्ष 1877 में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि व भारत साम्राज्ञी घोषित किया गया। अगस्त 1858 में इसमें जो ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया अगर भारत में जो है कंपनी का शासन समाप्त कर समस्त कार्यभार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपा। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, जिसका अर्थ साम्राज्य के प्रतिनिधित्व कहा जाने लगा, और महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में जो है यहाँ पे पढ़ा गया। अगला चैप्टर हम लोग का है रियासतों का एकीकरण। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे थे, एक बार सेक्शन निकाल देते हैं। भारत में महान बुद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है, दादा भाई नौरोजी को। देखो 1825 में मुंबई में जन्मे दादा भाई नौरोजी महान बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, समाजसेवी, उदारवादी नेता के साथ जो है कपास व्यापारी भी थे, जिन्हें भारत का महान पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य रहा? जैसे बात दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल के ब्रिटिश संसद में जो है 1892 में चुनाव जीता था और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। निम्नलिखित में आपको कला अनुक्रम में सजाना है ना, तो दंगत के दंगे ये सब जो हुआ था यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। हालांकि इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इंडिगो आंदोलन, जिसे हम लोग नील विद्रोह कहते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड 1859 से 60 में। पाटनी जो है आंदोलन यहाँ पे देख लीजिएगा गूगल करके, है ना। उसके बाद यहाँ पे डेक्कन दंगे जो है 1875 से 76 में, और पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन 1900 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, जवाहरलाल नेहरू बौद्धिक विकास फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में जो है औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरोध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा था भाई? ये हो जाएगा एस गोपाल। देख लीजिए एक बार निगाहों से। अगला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा जो है यहाँ पे 29 से 30 अक्टूबर 1939 में, मुस्लिम उदार दिवस जो है 22 दिसंबर 1939, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में, और डायरेक्ट एक्शन दिवस जो है ये 16 अगस्त 1946। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आइए यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग देख लीजिए, क्यों टाइम बर्बाद करिएगा। तो यहाँ पे स्थान है और यहाँ पे नगर है। तो आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज में है भाई, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, हाथ कति खादी के वस्त्रों में जो है 1877 के शाही दरबार में कौन सम्मिलित था? तो बी हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, आप देख सकते हैं राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए देश स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियासतों के भारत में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है छोटी बड़ी लगभग 562 रियासतों का विलय भारत में किया। अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ठीक है, तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों में कुछ सुधारना। ठीक है, 1827 में सरकार भारतीय रियासतों की जो है यहाँ पे समिति अथवा बटलर समिति की नियुक्त की, और इस समिति का प्रमुख उद्देश्य जो है भारत सरकार देशी राज्यों के मध्य और संबंधों में सुधार करना था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने जो है अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? देखो बी हो जाएगा ग्वालियर को। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? जैसे बात है आचार्य विनोबा भावे। देखिए भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में आंध्र प्रदेश की जो है पोचपल्ली वर्तमान जो तेलंगाना है उसमें स्थित है, तो स्वच्छ से भूमि सुधार आंदोलन के लिए जो है चलाया गया था। और इनका मानना था कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो सकता, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से भी सफल किया जा सकता है। तो कुछ बेसिक बात है, यहाँ पे जो है कुछ विविध वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग को मैं पीडीएफ ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ से कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लगभग 10-15-20